कार्य की परिस्थितियों के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार। कार्य की परिस्थितियों के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार। द टाइप्स ऑफ एन इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ द वर्किंग कंडीशंस। वर्किंग कंडीशंस, कार्य की परिस्थितियों के आधार पर कि जहां पर आप लोग कार्य करते हैं वहां पर क्या क्या कंडीशंस हैं, इनके आधार पर जो इकोनॉमीज हैं वो दो प्रकार, इकोनॉमी में जो क्षेत्र हैं वो दो प्रकार के। क्या क्या? एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, संगठित क्षेत्र, और एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, गैर संगठित क्षेत्र। एक संगठित क्षेत्र और एक गैर संगठित क्षेत्र। अगर हम बात करें दोस्तों ये संगठित और गैर संगठित क्षेत्रों में, संगठित और गैर संगठित क्षेत्रों में, तो दोस्तों नंबर 1 एक ऐसा क्षेत्र, या प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्षेत्र सबको समझ में आए, एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर सरकार के नियमों का अनुपालन किया जाता है, संगठित नहीं किया जाता है, असंगठित। बताओ समझ गए? मतलब यदि कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर सरकार के नियमों का अनुपालन हो रहा है तो वो कौन सा क्षेत्र है? संगठित। जहां पर सरकार ने जो नियम कानून बनाए हैं उनका अनुपालन नहीं हो रहा है तो वो क्या है? असंगठित। बोलो समझ में आया? एक ऐसा सेक्टर, एक ऐसा क्षेत्र जहां पर नौकरी की सुरक्षा हो, जहां पर नौकरी की सुरक्षा हो। यदि किसी क्षेत्र में जहां पे आप काम करते हैं, यहां देखो कार्य करने की परिस्थितियां समझना। ऐसे मैं यहां काम करता हूं केजीएस में, सिकंदर साहब केजीएस में काम करते हैं, कोई बंदा बाहर गोलगप्पे की रेडी पे काम करता है, कोई बंदा मैकडोनल्ड के अंदर काम करता है, कोई बंदा किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर काम करता है। कल आप लोग जब जाएंगे तो आप सरकार के अंडर में काम करेंगे। बोलो जी यस। तो मेरे प्यारे साथियों, जहां पर नौकरी की सुरक्षा, आपकी जॉब सिक्योर्ड है, उसे कहते हैं संगठित, और जहां नौकरी की सुरक्षा नहीं है वो असंगठित। समझ में आ गया? जहां पर आपको दोस्तों नियमित का मतलब होता है रेगुलर, रेगुलर नियमित एवं फिक्स्ड। नियमित मतलब रेगुलर और निश्चित। जहां आपको नियमित और निश्चित लाइक वेतन मिलती है, जहां पे आपको नियमित मतलब हर महीने निश्चित एक पर्टिकुलर अमाउंट में वेतन मिलती है वो संगठित, जहां नहीं मिलती है वो राइट। जहां पे आपके फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होते हैं, फिक्स्ड वर्किंग आवर्स, मुझे लग रहा है अपने आप समझ गए कि आप इतने बजे आएंगे और इतने बजे जाएंगे। निश्चित फिक्स्ड वर्किंग आवर्स जहां होते हैं वो नहीं होते हैं तो असंगठित। दोस्तों जहां पर आप लोगों के को सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। अब मुद्दे की बात यह कि गुरुजी ये सामाजिक सुरक्षा के लाभ क्या होते हैं? सामाजिक सुरक्षा के लाभ, सामाजिक सुरक्षा के लाभ। यहां पे आपको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, सामाजिक सुरक्षा के लाभ का मतलब है जैसे रिटायरमेंट पेंशन, सेवानिवृत्त पेंशन बोलते हैं हिंदी में, जैसे चाइल्ड एजुकेशन, बच्चों की शिक्षा दोस्तों आदि। जहां पर ये सब चीजों की सुविधाएं होती हैं दैट इज कॉल्ड संगठित, और जहां नहीं होती है वहां असंगठित। तो मुझे लग रहा है आप समझ गए कि संगठित क्षेत्र क्या है और असंगठित क्षेत्र क्या है। इज इट ऑल राइट? इतना ही नहीं दोस्तों, ये तो हो गया कि संगठित क्षेत्र और गैर संगठित क्षेत्र की कंडीशंस। लेकिन अगर मैं बात करूं कि आरबीआई नहीं, भारत सरकार के नियम अनुसार, भारत सरकार के एक जनरल फिनोमिना आपको बताते हैं, बिल्कुल जनरल फिनोमिना, कि यदि किसी संस्थान में, यदि किसी 20 से ज्यादा लोग कार्य करते हैं, यहां पे लिखना है मोर देन 20 पीपल आर वर्किंग, 20 से ज्यादा लोग कार्य करते हैं उसे कहते हैं संगठित। और जिस क्षेत्र में, जिस कंपनी में अगर 20 से कम लोग, लेस देन 20% दैट इज कॉल्ड असंगठित। बोलो जय हो। क्या कॉन्सेप्ट समझ गए? तो यदि किसी कंपनी में 20 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं तो वो क्या है? संगठित, और 20 से कम है तो गैर संगठित। और बाकी संगठित और गैर संगठित किसे कहते हैं? समझ में आ गया? तो जहां पर नौकरी की सुरक्षा हो, नियमित वेतन हो, है कि नहीं, जहां पे आपको छुट्टियां वगैरह मिले, जहां पे आपको सामाजिक सुरक्षा मिले, इनको बोलते हैं संगठित और गैर संगठित क्षेत्र। अब दोस्तों कौन सा? तो केजीएस भी हमारा संगठित क्षेत्र है, संगठित क्षेत्र है हमारा बाय डिफॉल्ट ना। दोस्तों हम अपने क्लास में डिस्कशन कर रहे थे अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों के प्रकार। हमने सबसे पहले बात करी कौन सा क्षेत्र, फिर हमने बात करी किसके आधार पर? गतिविधियों के आधार पर, कि हम प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक। अभी हमने बात करी किसके आधार पर? सही है। अब हम बात करेंगे स्वामित्व के आधार पर। तो नेक्स्ट लिखिए स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों के प्रकार। स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों के प्रकार। स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों के प्रकार। दोस्तों स्वामित्व के आधार पर एक हमने कहा पब्लिक सेक्टर, एवरीवन क्या कहा? हिंदी में बोलो। सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, बस एक ही लाइन में, जिस कंपनी में मोर देन 51% जो शेयर्स हैं वह सरकार के पास। बताइए, हाथ ऊपर करिए, समझ में आया या नहीं? समझ में आ गया? और दोस्तों हमने पब्लिक सेक्टर्स को अपने देश में जो डिवाइड किया वो हमने किया है लाइक महारत्ना, क्या बोलते हैं हम? महारत्ना, क्या बोलते हैं? नवरत्ना, और क्या बोलते हैं? मिनी रत्ना, मिनी रत्ना। यस और नॉट? दोस्तों इस समय भारत में कितनी इनको बोलते हैं? पीएसयूज या सीपीएसईज, क्या बोलते हैं? सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। दोस्तों यह मुझे ऐसे लिखना चाहिए कि हमारे हिंदुस्तान में पब्लिक सेक्टर के अंदर आता है, पब्लिक सेक्टर के अंदर आता है, दैट इज सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। इनको बोलते हैं एक्चुअली, एक कैटेगरी है सीपीएसईज,
आप फुल फॉर्म लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां, मतलब सरकार की, केंद्र सरकार की कंपनियां, इनको बोलते हैं सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। बोलो क्लियर। तो जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, केंद्र सरकार की जो कंपनीज हैं, वो दोस्तों 3 भागों में बटी हैं, या तो महारत्ना, या नवरत्ना, या मिनी रत्ना। इस समय भारत में महारत्ना कितनी है? 14, और आखिरी महारत्ना स्टेटस किसको मिला? HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। और इस समय कितनी नवरत्ना है? 26, और इस समय कितनी मिनी रत्ना है? 65। तो अगर हम बात करें तो ये हमारे देश में सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रम ऐसे बोलते हैं, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रम। बोलो क्लियर ना। तो जो सरकारी कंपनीज हैं तो इन्हें हम CPSEs के नाम से वर्गीकृत करते हैं, और दैट्स इट। तो दोस्तों ये हो गया पब्लिक सेक्टर। इसी तरीके से अगर हम बात करें दोस्तों, द सेकंड कैटेगरी इज व्हाट? प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर ओनरशिप के आधार पर बात कर रहे हैं ना, स्वामित्व। तो आप देखो मैंने यहां पे ओनरशिप की क्या डेफिनेशन दी, जल्दी बोलो क्या डेफिनेशन दी? क्या डेफिनेशन दी? किसी कंपनी के 51% से ज्यादा शेयर्स किसके पास हो? ओनरशिप। बोलो क्लियर। इसी तरह किसी कंपनी के मोर देन 51% शेयर्स निजी व्यक्ति के पास हो, निजी व्यक्ति के पास, या व्यक्तियों के समूह के पास, निजी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह, व्यक्तियों के समूह के पास। जैसे दोस्तों हमारा खान ग्लोबल स्टडीज क्या है, रिलायंस क्या है, टाटा क्या है, दैट्स इट। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो दोस्तों एक और होता है ज्वाइंट सेक्टर। ज्वाइंट सेक्टर जैसे बोलते हैं संयुक्त क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र। तो ज्वाइंट सेक्टर का मतलब होता है दोस्तों जहां पर दोनों सरकार एवं निजी क्षेत्र का स्वामित्व है। मतलब जहां पर एक ऐसी कंपनी बनी जिस कंपनी में पब्लिक सेक्टर मतलब सरकार के भी शेयर्स हैं और प्राइवेट कंपनीज के भी शेयर्स हैं, उसे हम बोलते हैं ज्वाइंट सेक्टर। ज्वाइंट सेक्टर सही है दोस्तों। एक और होता है दैट इज कॉल्ड कोऑपरेटिव सेक्टर। कोऑपरेटिव सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर का मतलब है सहकारी क्षेत्र, राइट। सहकारी क्षेत्र का कॉन्सेप्ट समझना। सहकारी क्षेत्र किसे बोलते हैं? वो सहकारी क्षेत्र। तो सहकारी क्षेत्र का मतलब है जैसे मान लो 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर एक कंपनी खोलें, और एट द सेम टाइम दोस्तों इसमें ग्राहक एवं मालिक, बोले तो स्वामी, जो कंपनी का मालिक है वो एक ही होते हैं, एक ही होते हैं। कोऑपरेटिव सेक्टर की बात समझना दोस्तों। जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है इसके लिए। दूसरा पॉइंट अमूल। अमूल इज अ गुड एग्जांपल ऑफ कोऑपरेटिव सेक्टर। क्या हुआ गुजरात में? गुजरात में कुछ दूध वाले हैं। क्या हुआ कि एक बंदा अगर मान लो 20 लीटर दूध बेचता है, समझने का प्रयास करेंगे। एक बंदा 20 लीटर दूध बेचता है और वो एक दुकान पे जाता है या किसी को बेचता है, तब उसे ज्यादा प्राइस मिलेगा, या 20-25 लोग इकट्ठे हुए और 20-25 लोगों ने मिलकर एक बड़ा सा टब लिया, बड़ा सा टब, और उसमें अपना अपना दूध डाल दिया, दूध बन गया 2000 लीटर। अब बताओ दोस्तों एक बंदा 20 लीटर दूध मिल रहा बेच रहा है, उसकी ज्यादा बार्गेनिंग कैपेसिटी, मोल भाव की क्षमता, या ज्यादा बेहतर प्राइस मिलेगा, या जब 2000 लीटर दूध एक साथ बेचा जाएगा तब बार्गेनिंग पावर ज्यादा होगी? बोलो यस। माल ज्यादा है तो इज्जत ज्यादा होगी, सही बात है। दैट इज कॉल्ड कोऑपरेटिव सेक्टर। तो अमूल इज एन एग्जांपल ऑफ कोऑपरेटिव सेक्टर और कोऑपरेटिव सोसाइटी। और दोस्तों जितने भी कोऑपरेटिव सेक्टर्स हैं ये क्या करते हैं? अपने आप को सहकारी समिति अधिनियम है भारत में, सहकारी समिति अधिनियम दोस्तों 1912। तो भारत सरकार का एक सहकारी समिति अधिनियम 1912, उसके अंतर्गत अपने आप को पंजीकृत कराते हैं। तो जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, जितने भी कोऑपरेटिव फर्म्स हैं, सहकारी क्षेत्र हैं, उनके अंदर जो कंपनियां काम करती हैं वो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंतर्गत अपने आप को पंजीकृत करती हैं। तो जितने भी कोऑपरेटिव कंपनीज हैं वो इसी को पंजीकृत करेंगे। जैसे जितने भी हमारे हिंदुस्तान में प्राइवेट सेक्टर्स की कंपनीज हैं ये फॉलो करती है कंपनी एक्ट 1956, अभी रिवाइज हुआ 2013 में। तो जितने भी हमारे हिंदुस्तान में प्राइवेट कंपनीज हैं, मान लो आपको एक प्राइवेट कंपनी खोलनी है, आपको एक प्राइवेट कंपनी खोलनी है, राइट दोस्तों। आपको जब प्राइवेट कंपनी खोलनी है तो आपको अपनी कंपनी को कंपनी अधिनियम 1956 तो पुराना हो गया 2013, तो अभी आपको कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत अपनी कंपनी को पंजीकृत कराना पड़ेगा। आई होप आप कोऑपरेटिव सेक्टर और प्राइवेट कंपनी के बारे में ये पॉइंट सीख पा रहे हैं। बोलो यस। कल को मान लो आपको एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनानी है, एवरीवन क्या बनानी है? तो जितने भी कोऑपरेटिव सेक्टर है इनमें सहकारी समितियां होती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी। जैसे आपने बिहार में देखा होगा कुछ महिलाएं मिलकर पापड़ बनाती हैं, कुछ लोग लाइक भागलपुर की सिल्क आइटम बनाती हैं, बोलो जी यस। तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत काम करती हैं, सहकारी समितियां। अब बस अब पहली लाइन, इस सहकारी समितियों में जो ग्राहक हैं वो ओनर भी हैं और ओनर अपने ग्राहक भी हैं, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट होता है। मतलब जैसे मैं अगर आपके साथ डील करूं और मैं बात करूं एक कॉन्सेप्ट दैट इज कोऑपरेटिव बैंक, मान लो मैं बात करूं कोऑपरेटिव बैंक। जैसे हम 15-20 लोग मिले, 15-20 लोग मिले और हम 15-20 लोगों ने कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंतर्गत अपनी फर्म को रजिस्टर करा लिया, तो हमारी बन गई ये कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्या बन गई? ये मान लो कोऑपरेटिव बैंक। इसमें हम सब ने पैसा लगाया, हम सब क्या है दोस्तों? इसके ओनर हैं और हम एक बार में ग्राहक भी हैं। जैसे दोस्तों कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेरे पास बहुत अच्छा एग्जांपल है एसएचजीस, सेल्फ हेल्प ग्रुप, आपने सुना है, स्वयं सहायता समूह। अरे बोलो यस। और बिहार में इसको बोलते हैं जीविका दीदी। क्या बोलते हैं? जीविका कार्यक्रम। दोस्तों जीविका में क्या होता है अब अपने आप समझ जाओगे। 15-20 महिलाएं हैं, वो आपस में मिली, अब बहन उन्होंने कहा हाँ बोलो बहन, उन्होंने कहा 2-2 हजार रुपए हर महीने जमा करो बहन, उन्होंने कहा बिल्कुल करेंगे बहन। 20 बहनें आपस में मिली, 2-2 हजार जमा करे, 40,000 बन गए। उनमें 2 बहनों ने कहा बहन इस महीने मुझे पैसों की जरूरत है, उन्होंने कहा कितने? इतने लो जी काम हो गया। एक बार में वो उसके ओनर भी हैं और वो उसके ग्राहक भी हैं। बोलो जय हो। दैट इज कॉल्ड कोऑपरेटिव सेक्टर। समझ में आ गया ना? अगर हम लोग बात करें यहाँ पे बीच में मैं निकाल रहा हूँ एक और होता है कॉर्पोरेशन सेक्टर। कॉर्पोरेशन सेक्टर निगम क्षेत्र, निगम क्षेत्र, कॉर्पोरेशन सेक्टर निगम क्षेत्र। अगर दोस्तों किसी कंपनी के
100% शेयर्स सरकार के पास है, किसी कंपनी के 100% शेयर्स किसके पास है, राइट। अगर किसी कंपनी के 100% शेयर्स सरकार के पास है तो उस कंपनी को कहेंगे कौन सा, कॉर्पोरेशन। सही है। जैसे दोस्तों आपने एक नहीं कई कंपनियों में सुना होगा LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन नाम था। हालांकि अब तो LIC ने अपने शेयर्स बेच दिए 1.5-2 साल पहले। इससे पहले LIC वाज अ कॉर्पोरेशन, अब LIC एक प्राइवेट लिमिटेड हो गया है, पब्लिक लिमिटेड हो गया, सॉरी प्राइवेट लिमिटेड नहीं, अब तो पब्लिक लिमिटेड हो गया। तो देखो सरकारी कंपनी के बाद में लिखा होगा, सरकारी कंपनी के बाद में लिखा होगा पब्लिक लिमिटेड, एवरीवन क्या लिखा होगा, और प्राइवेट कंपनी के बाद में क्या लिखा होगा, प्राइवेट लिमिटेड, PBT LTD, राइट। और किसी कंपनी के लास्ट में लिखा कॉर्पोरेशन। जैसे आप देखो जहां से आप आते हैं तो वहां पे होता है नगर निगम, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, अरे बोलो यस, पूरा का पूरा सरकार का है, दिस इज कॉल्ड कॉर्पोरेशन। आप समझ गए, जॉइंट सेक्टर, ऐसी कंपनी जो सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर चलाए, एंड द लास्ट इज कोऑपरेटिव सेक्टर, दैट्स ऑल। बोलो क्लियर। ये लोग क्या कह रहे हैं भाई, पीडीएफ क्या कर रहे हैं ये लोग, बहुत देर से करे जा रहे हैं पीडीएफ पता नहीं क्या। देखो जरा पूछो इनसे क्या है। अच्छा पीडीएफ लगा के बांचते हैं उसको, है, और वो हमें आता नहीं है इसलिए वो पीडीएफ कर रहे हैं। चलो दोस्तों, तो क्या इतनी बातें सबको समझ में आ गया। चलो, अरे भैया कोई पीडीएफ नहीं है, यही पीडीएफ है तुम्हारे लिए, लिखना पड़ेगा। डॉक्टर भरत की क्लास है दोस्तों, कम ऑन, यस और नॉट। बोर्ड पीडीएफ तो आती है ना, ऑनलाइन बोर्ड पीडीएफ आती है, हम सब करिए। चलिए दोस्तों, खैर क्या इतनी बातें सबको समझ में आ गई। तो अगर हमने कल की क्लास में क्या पढ़ा वो देखो। पहले हमने उस क्लास में पढ़ा था सेक्टर, इकोनॉमी के अलग अलग क्षेत्र, इकोनॉमी के अलग अलग टाइप। फिर कल की क्लास में हमने कहा इकोनॉमी के अंदर अलग अलग क्षेत्र। क्या ये सब बातें आप लोग सीख गए। चलो आम दोस्तों इंट्रोडक्शन का आखिरी टॉपिक करते हैं, और फिर अगर आज की क्लास में टाइम मिला तो हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, और नहीं मिला तो कल करेंगे। तो अगर हम बात करें तो आज की क्लास का मेरा आज क्या थर्सडे है क्या, कि वेंसडे, थर्सडे। दोस्तों अगर हम आज बात करें तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज सर्कुलर फ्लो इन द इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था में, अर्थव्यवस्था में चक्रीय प्रवाह, अर्थव्यवस्था में चक्रीय प्रवाह। दोस्तों जो एक इकोनॉमी है, जो एक अर्थव्यवस्था है, जो एक इकोनॉमी है, जो एक अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, एक इकोनॉमी में टू सेक्टर मॉडल होता है, एक, दो क्षेत्रीय मॉडल, टू सेक्टर मॉडल। दोस्तों एक होता है 3 सेक्टर मॉडल, 3 क्षेत्रीय मॉडल, और एक होता है 4 सेक्टर मॉडल, 4 सेक्टर मॉडल। फिलहाल ये आपके साथ बात करने का सही समय नहीं है, लेकिन तब भी मैं एक मीनिंग लिखूंगा, उसको आप अभी मैं समझा नहीं पाऊंगा, लेकिन थोड़ा बहुत आप समझ जाएंगे। आप याद करो मैंने जीडीपी को क्या बताया था, एक वर्ष में एक देश में कुल उत्पादन। क्या बताया था जीडीपी को, एक वर्ष में एक देश में कुल उत्पादन, राइट। दोस्तों जीडीपी का मेरे पास एक फॉर्मूला है, अभी आप रोकना, अभी लिखना नहीं। जीडीपी का एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बहुत अच्छी तरह समझ में तो नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा जाएगा, लेकिन फॉर्मूला है दोस्तों C + I + G + X - M। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी। जब मैं आपको एक चैप्टर पढ़ाऊंगा नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, उसके अंदर ये आपको समझ में आ जाएगा। बोलो जी यस। लेकिन फिलहाल अभी आप मुझे इतना समझो कि किसी भी देश में अगर मैं बात करता हूं 2 सेक्टर मॉडल्स की, अगर मैं बात करता हूं 2 क्षेत्र के मॉडल्स की, तो 2 क्षेत्र में इकोनॉमी के अंदर एक आएगा C + I, या और अच्छे से बताएं 2 क्षेत्र में एक आएगा कंज्यूमिंग सेक्टर, कंज्यूमिंग सेक्टर मतलब उपभोक्ता क्षेत्र, उपभोक्ता क्षेत्र। तो एक तो उपभोक्ता होते हैं, जल्दी बोलो हाँ, परसों की क्लास याद करो, एक क्या होते हैं कंज्यूमर्स, प्लस एक आता है प्रोड्यूसिंग सेक्टर। एवरीवन कौन आता है, प्रोड्यूसिंग सेक्टर, दैट इज उत्पादक क्षेत्र। जरा ध्यान से देखना, कंज्यूमर, कंज्यूमर करता है डिमांड। क्या करता है, जब आपने डिमांड करी तो आपने डिमांड करने से कोई प्रोडक्ट खरीदा और आपने उस प्रोडक्ट को यूज करा, दैट इज कॉल्ड सी, कंजम्पशन। हिंदी बोलते हैं कंजम्पशन, उपभोग। सी का मतलब है उपभोग, दैट इज कंजम्पशन। सी का मतलब है कंजम्पशन, उपभोग, राइट। दोस्तों प्रोड्यूसर, कंज्यूमर कंजम्पशन का काम करता है। अगर आप मुझे बहुत गौर से सुनते हैं तो आपको इकोनॉमिक्स समझ में ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। और जिस दिन से मेरे स्टूडेंट को इकोनॉमी समझ में आना बंद, उस दिन मेरा पढ़ाना बंद है। क्योंकि दोस्तों एक पढ़ाने के अलावा देयर आर मेनी मोर बिजनेसेस आई एम हैविंग साइमल्टेनियसली। दोस्तों ये तो मेरा प्राइमरी बिजनेस है पढ़ाना, इसके अलावा अराउंड आई एम हैविंग मोर देन 12 सोर्सेज ऑफ इनकम राइट नाउ। दोस्तों ये तो मेरा विषय है ना, अर्थशास्त्र। तो दोस्तों सिर्फ इस विषय को हम ना तो पढ़ते हैं ना पढ़ाते हैं, बस इस विषय को पूरी तरीके से जीते हैं अपने जीवन में। दोस्तों जब मैं तुम्हारी उम्र पे था या जब मैं तुमसे और छोटा था तो मेरे पिताजी, तुम तो दरोगा बनने की सोच रहे, जिसको हमारे पीएससी में सूबेदार मेजर बोलते थे। दोस्तों हमारे पापा पीएससी में थे। जैसे तुम्हारे बिहार में स्पेशल आर्म्ड पुलिस फोर्स है, इसको बोलते हैं बीएमपी, बीएमपी। ऐसी मध्य प्रदेश की स्पेशल आर्म्ड पुलिस फोर्स है, जिसको बोलते हैं एसएएफ। ऐसे ही उत्तर प्रदेश की स्पेशल आर्म्ड पुलिस फोर्स है, जिसको बोलते हैं पीएसी। क्या बोलते हैं, प्रोविंशियल आर्म्ड कांस्टेबलरी। दोस्तों मैं बचपन से पीएससी में पला, पीएससी में बड़ा, 33 बटालियन पीएससी राजगढ़ झांसी उत्तर प्रदेश। बोलो जी यस। और वहां पर हमारे पिताजी 4th क्लास के कर्मचारी थे, ग्रुप डी के, चतुर्थ श्रेणी के, सबसे निम्न श्रेणी जो होती है किसी भी विभाग में। लेकिन फिर हमने क्या करा, अपने पिताजी को मेहनत करते हुए देखा, ऑफिसर्स की सेवा करते हुए देखा, और बचपन से ही दोस्तों हमने प्रण लिया था कि एक दिन दोस्तों अपने पिताजी को वो सारी खुशियां देंगे जो ऑफिसर भी नहीं ले पा रहे होंगे। और आज हमारे पिताजी मौज में जीवन जीते हैं दोस्तों, एकदम फर्स्ट क्लास। कमान यस नॉट। और 2019 में, अभी 6 साल रहते थे हमारे पिताजी को, 2019 में हमने कहा नौकरी छोड़ो या मुझे छोड़ो।
दोस्तों 2016 से हम उनके पीछे पड़े, हमने एक एप्लीकेशन लिख के सीओ साहब को भेज दी। सीओ बोले तो जो आप लोग मतलब सिविल सोसाइटी सिविल पुलिस में जो आईपीएस होता है वो पीएससी में जाकर कमांडेंट ऑफिसर बन जाता है सीओ। जिले का आईपीएस का जब डिमोशन होता है तो पीएससी में सीओ। तो हमने 2016 में एप्लीकेशन भेजी, फिर पापा भी मान गए, राइट। अब लेकिन पापा मान गए, लेकिन मान गए फिर फेंक गए। उन्होंने कहा उनके कुछ दोस्तों ने, अरे अभी तो 7वां वेतन आयोग लगेगा, पैसा और बढ़ जाएगा। अरे बोलो अभी नहीं, फिर रिटायरमेंट पेंशन बढ़ जाएगी। बोलो यस। तो फिर 2019 तक समझाते समझाते मैंने लास्ट में डायलॉग मारा, या तो नौकरी छोड़ो या हमें छोड़ो। तो बोले बेटा तुम्हें क्या छोड़ सकते, तुम तो अकेले ही हो, आई एम द ओनली चाइल्ड ऑफ माय पेरेंट्स, लाइक ना तो बहन है ना भाई है। दोस्तों फिर पापा ने कहा ठीक है, तो हमने 2019 में वीआरएस दिलवा दिया। दोस्तों देखिए ऐसे ऐसा पूत आपको बनना है कि 2019 में 6 साल पहले उनकी नौकरी छुड़वा दी और मस्त एकदम बिंदास तरीके दोस्तों दिल्ली में रहते हैं, एकदम जीवन को एंजॉय करके जीते हैं, जो आईपीएस भी रिटायरमेंट के बाद जीवन नहीं जीता है। दोस्तों बस ये अंतर इतना है दोस्तों, जब मैं छोटा था तो वो मुझे ट्रक पे बैठा के ले जाते थे गाँव, झांसी से हमारा गाँव है वही, दैट इज अराउंड 100-120 किलोमीटर। दोस्तों झांसी मंडी में, सब्जी मंडी और फल मंडी में ट्रक में सब्जियां आती थी और वही ट्रक खाली कानपुर की ओर जाते थे, राइट। दोस्तों इतना पापा के पास पैसा नहीं था कि बस से ले जाएं, क्योंकि बस में किराया ज्यादा लगता था, तो ट्रक में बैठ के जाते थे हम लोग। मतलब तुम समझ गए कि आर्थिक हालत कैसी होगी, आर्थिक हालत कैसी होगी, बस ऐसी है दोस्तों। तब की आर्थिक हालत और आज की आर्थिक हालत में बस इतना अंतर है कि दोस्तों आज जितना मेरे जूतों का प्राइस है उतने मेरे पापा की लास्ट सैलरी का 3 गुना सैलरी का पैसा जूतों में जाता है। दोस्तों बस ये अंतर है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? बट दिस इज द डिफरेंस बिटवीन तब और आज। तो मैं क्या चाहता दोस्तों, मैं तुम लोगों से ज्यादा अच्छी तरह जानता। तुमने क्या ही गरीबी देखी भाई, राइट। अब उन्होंने दोस्तों ऐसी अब हमारा एक ही कमरा सरकारी कमरा मिलता 4th क्लास वालों को, शुरू होते ही खत्म, और उसमें मैं भी रहा, पापा भी, मम्मी भी, बड़े पापा के 2 लड़की, एक लड़का, छोटी बुआ की लड़की, और रिश्तेदारों का कहना ही नहीं। दोस्तों इतने लोग आते जाते थे, इतने लोग रह रहे, बहुत बुरी हालत में जीवन जिया भाई साहब, बहुत बुरी हालत में। लेकिन दोस्तों जीवन में बस एक ही काम करी, शिद्दत से मेहनत, और दूसरा सही लोगों की संगति। तो बस अगर आप मेहनत अच्छी करते हो, संगति अच्छी है, जीवन में कभी मात नहीं खाओगे। कम ऑन, यस और नॉट, दैट्स इट। बस अभी पहले हम लोग ट्रक से जाते थे, आज हमारे पिताजी दोस्तों वंदे भारत और राजधानी और शताब्दी से जाते हैं झांसी। जब जाना होता है तो जब जाते हैं ट्रेन में बैठे बैठे वीडियो कॉल करते हैं, कभी कभी रोने लगते हैं, कह रहे भारत हमने तो कभी सोचा नहीं था ऐसे दिन आएंगे। मैंने कहा मौज लो पापा, और क्या करना है, कम ऑन, यस और नॉट, नहीं भैया, है कि नहीं। दोस्तों अब एक जीवन में क्या ही चाहिए, अगर आप आज ईमानदारी से काम करते हो तो कल भविष्य अच्छा होगा। मेरे पापा ने भी आपकी तरह दोस्तों 2008 में दिल्ली भेजा, मैंने अपने टाइम को बहुत ब्यूटीफुल तरीके से निभाया, मैंने अपने बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करे, बहुत सारी चीजों का मेरा भी मन था कि मैं भी करूं, शुरू से मैं कलाकार रहा हूं, कलाकार। तो आज मुझे याद है हमारे कॉलेज की हिंदी ड्रामेटिक सोसाइटी थी, नाम इब्तिदा, जहां से इम्तियाज अली जो डायरेक्टर हैं वो निकले, बड़े बड़े एमिनेंट एक्टर्स निकले दोस्तों। शाहरुख खान की कॉलेज की और हमारे कॉलेज की बिल्डिंग की दिवाली की है, उनका हंसराज हमारा हिंदू। तो अगर हम बात करें दोस्तों तो हमने भी बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करे। अब मैं ट्यूशन पढ़ाता था और मेरा मन था मैं हिंदी ड्रामेटिक सोसाइटी ज्वाइन करूं, नुक्कड़ नाटक वगैरह नहीं करते, राइट। तो लेकिन वो लोग वहां पे काम करते हैं 6-7 बजे तक रहते हैं, मैं नहीं ज्वाइन कर पाया। ये तो एक एग्जांपल, ऐसे अनंत सैक्रिफाइसेस करे। तो आप लोग जीवन में ईमानदारी से पढ़ो और अच्छी संगत रखो, सफलता तुम्हारे कदम अवश्य चूमेगी। कम ऑन, यस और नॉट, क्या बात समझते हैं? यही समय बन लो या बिगड़ लो, बन लो या तो दोस्तों पटना में एक काम करो, जितनी मौज ले सकते हो मौज लो, राइट, और फिर जीवन भर रो, या ये 1-2 साल रगड़ लो, जीवन भर मौज लो। तो मुझे लगता है मैंने तो दूसरा रास्ता अपनाया, कुछ साल रगड़ा, आज मौज ले रहा। अगर आप लोग आज मौज लोगे तो जीवन भर रगड़ना पड़ेगा। बोलो जय हो। क्या मेरी बात समझ में आई ना? तो दोस्तों बहुत गौर से पढ़ो इसे। दोस्तों जो 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 कंज्यूमर है वो करता है डिमांड, क्या करता है, और प्रोडक्ट को खरीदता है, और खरीदने के बाद उसका क्या करता है, उपभोग। तो यहाँ गया C+I। प्रोड्यूसर करता है इन्वेस्टमेंट, एवरीवन क्या करता है, इन्वेस्टमेंट, दैट इज निवेश। बताओ अब जब प्रोड्यूस, ध्यान सुनना, वैसे प्रोड्यूसर करता है सप्लाई, एवरीवन क्या करता है, भाई सप्लाई करने के लिए उसे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, प्रोडक्शन करना पड़ेगा। बोलो जी यस। तो I किसको संबोधित करता है, प्रोड्यूसिंग सेक्टर को, C किसको संबोधित करता है, कंज्यूमिंग सेक्टर को। 2024 का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, ये सवाल था, पता नहीं पीवाईक्यू में मिला नहीं, ये सवाल था। बोलो जी था कि 2 सेक्टर मॉडल में क्या होगा, तो आंसर था बस C+I, और कुछ नहीं लिखा था, बस C+I। बोलो जी क्लियर है ना? इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं 3 सेक्टर मॉडल, तो देखना C+I+G, यहाँ पे G का मतलब है गवर्नमेंट, मतलब सरकार। G का मतलब क्या है, गवर्नमेंट मतलब सरकार। बोलो सही है ना? दोस्तों देखिए जब हम बात करते हैं अपनी इकोनॉमी में, इकोनॉमी को यहीं से सीखने की कोशिश करो, इंट्रोडक्शन चल रहा है। जब इकोनॉमी में बात करते हैं 2 क्षेत्रीय मॉडल, तो उसे हम लोग कहेंगे C+I। जब बात करेंगे 3 सेक्टर मॉडल, तो कंज्यूमर आप हो गए, मैं प्रोड्यूसर हो गया, और एक गवर्नमेंट हो गए। बोलो सही है? आप ध्यान सुनिए, और कल की क्लास नहीं, परसों की क्लास, पता नहीं कल या परसों की क्लास याद करिए, जिसमें मैंने पाया था क्लोज्ड इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी, राइट। व्हाट इज द क्लोज्ड इकोनॉमी? सिर्फ अपने देश की बातें करते हैं। व्हाट इज ओपन इकोनॉमी? जब अपने देश को दूसरे देशों से जोड़ देते हैं। सही है? तो ध्यान से समझना, यहाँ X का मतलब है एक्सपोर्ट, निर्यात, और यहाँ M का मतलब है इंपोर्ट, आयात। बोलो क्लियर है? तो अगर हम ध्यान से देखें तो 4 सेक्टर मॉडल में C+I+G+X-M, दिस इज कॉल्ड 4 सेक्टर मॉडल की इकोनॉमी। अब मुझे जल्दी से बताइए, यहाँ एक मैं अभी, आप जल्दी से मुझे बताएंगे क्लोज्ड सेक्टर, मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आया कि बंद अर्थव्यवस्था में कितने सेक्टर मॉडल होते हैं, कितने? 3 सेक्टर मॉडल, वेरी लवली, शाबाश। एंड ओपन इकोनॉमी कितने सेक्टर मॉडल की? 4, एक तो C-I-G और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। बोलो समझ में आया? क्या इकोनॉमी का एक अलग मोड दिखाई दिया दोस्तों? दिस इज कॉल्ड द, अब देखो ये तो हमने देखा सेक्टर मॉडल्स। हमारा टॉपिक ही नहीं है, हमारा टॉपिक ये है चक्रीय प्रवाह, सर्कुलर फ्लो। अब हम एक बहुत ही शानदार टॉपिक करने वाले हैं दोस्तों, अगले कम से कम 40 मिनट मुझे लगेंगे या 35 मिनट लगेंगे, और मैं आपको पूरे देश की इकोनॉमी के साक्षात रूप से दर्शन कराऊंगा। आपको दोस्तों इकोनॉमी में आज से ही स्वाद आएगा, और आज से ना आए तो कल से क्लास में बताना। आप आओ या ना आओ, पैसा तो मिल जाएगा मुझे। दोस्तों हम बात करते हैं कि कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच कैसा रिलेशन है। हम बात करेंगे कंज्यूमर एंड गवर्नमेंट, प्रोड्यूसर एंड गवर्नमेंट के बीच कैसा रिलेशन है, और हम बात करेंगे हमारे देश का पूरे विश्व के साथ कैसा रिलेशन होता है। बोलो जी यस ना? अभी आप बिल्कुल लिखना बंद कर दें, अभी आप घर पे बैठ के लिखना, क्योंकि दोस्तों नहीं तो हौच-पौच हो जाएगा और वो बना नहीं पाओगे आप। बोलो जी यस। फिलहाल जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है इसको नहीं लिखना है, ऑनलाइन भी किसी को नहीं लिखना है, सिर्फ सुनना है, बाद में आपको टाइम क्लास के बाद आप लिख लीजिएगा। बोलो जी सही है? चलो ध्यान सुनिएगा, एक हमारे देश में है उपभोक्ता क्षेत्र। एवरीवन क्या है? क्या उपभोक्ता क्षेत्र सबको समझ में आता है? किसे कहते हैं उपभोक्ता क्षेत्र? कंज्यूमर्स को। सारे कंज्यूमर्स मिलकर क्या बनाते हैं? उपभोक्ता क्षेत्र। तो एक हो गया हमारे देश में उपभोक्ता क्षेत्र, एक हो गया उत्पादक या उत्पादन क्षेत्र। उत्पादन क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र में कौन शामिल होगा जल्दी बताइए?
उत्पादन क्षेत्र में कौन शामिल होगा? प्रोड्यूसर्स। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये सिखाने जा रहा हूं कि आप है मान लो कंज्यूमर और मैं हूं प्रोड्यूसर, तो हम दोनों आपस में क्या क्या लेते हैं और क्या क्या देते हैं। मतलब हमारे बीच में चक्रीय प्रवाह, सर्कुलर फ्लो कैसा है। मतलब देश में और सरल भाषा में देश में जितने भी कंज्यूमर्स हैं और जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, आखिर इनके बीच कैसा रिलेशन है। आखिर कंज्यूमर और प्रोड्यूसर आपस में किस तरीके से संबंधित हैं। आखिर कंज्यूमर और प्रोड्यूसर का कैसा आर्थिक संबंध है एक दूसरे से, आइए जानते हैं और इकोनॉमी को एक नए सिरे से, नए तरीके से सीखने का प्रयास करते हैं। देखो दोस्तों, मुझे पटना में एक फैक्ट्री डालनी है, तो मैं कंज्यूमर कहलाऊंगा या प्रोड्यूसर? प्रोड्यूसर। अब जब मुझे यहां खड़ा होता हूं, जब मुझे पटना में एक फैक्ट्री डालनी है, तो मैं उत्पादन क्षेत्र या उत्पादक क्षेत्र, मैं इनसे कंज्यूमिंग सेक्टर से क्या क्या लूंगा या ये लोग मुझे क्या क्या देंगे। तो दोस्तों जो कंज्यूमिंग सेक्टर्स हैं ये उत्पादन क्षेत्रों को देते हैं क्या? इन्हें बोलते हैं उत्पादन के साधन, जो मैंने आपको पहली क्लास में सिखा दिया। जल्दी बताओ क्या होते हैं? भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन। वेरी लवली, वेरी लवली। भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन। दोस्तों तो प्रोड्यूसिंग सेक्टर के पास कंज्यूमिंग सेक्टर से भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन आता है। क्या ये बात सब समझ गए? अब दोस्तों जिस सिंपल सी बात है दोस्तों, ये हमने केजीएस बनाया तो इसमें हमने लैंड कहां से ली, लेबर कहां से आई, पूंजी कहां से आई और संगठन भी हम सबने मिलकर बनाया। मुझे लगा आप समझ गए। अब दोस्तों जब उत्पादन क्षेत्र के पास, जैसे मैंने एक फैक्ट्री बनाई शर्ट बनाने की, केजीएस ने कोचिंग बनाई, केजीएस अरेबुलस। दोस्तों जब हमने भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन लिए तो यहाँ पे फैक्ट्री बन गई, मशीनें आ गई, कच्चा माल आ गया, उत्पादन हुआ। क्या हुआ? जब उत्पादन होगा तो ये उपभोक्ता क्षेत्र को क्या देगा? तो ये देगा वस्तुएं एवं सेवाएं। बोलो आनंद आया कि नहीं? वस्तुएं और सेवाएं। तो मेरे प्यारे साथियों, हमारे देश की इकोनॉमी में, हमारे देश की अर्थव्यवस्था में जो कंज्यूमर्स हैं वो प्रोड्यूसर्स को उत्पादन के साधन देते हैं और प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स को वस्तुएं और सेवाएं देते हैं। सही है? इकोनॉमी की भाषा में मैं इस फ्लो को बोलता हूं रियल फ्लो। एक और नए शब्द का ज्ञान लो, दैट इज वास्तविक प्रवाह। वास्तविक प्रवाह। दोस्तों मैंने आपको मजे मजे में एक शब्द सिखाया इकोनॉमी का, दैट इज वास्तविक प्रवाह। व्हाट इज वास्तविक प्रवाह? व्हाट इज रियल फ्लो? कुछ नहीं, ये हरे से बना, ये हरा लिखा, इसी फ्लो को बोलते हैं रियल फ्लो। बस खत्म। तो अगर बात करी जाए रियल फ्लो क्या है, वास्तविक प्रवाह इकोनॉमी का एक टर्म है। सो व्हाट इज वास्तविक प्रवाह? उपभोक्ता क्षेत्रों से उत्पादन के साधनों का प्रवाह उत्पादक क्षेत्र की ओर और उत्पादन क्षेत्रों से वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह उपभोक्ता क्षेत्र की ओर, इस संबंध को कहते हैं वास्तविक प्रवाह। वास्तविक प्रवाह। चलिए दोस्तों अगर हम बात करते हैं, एक मुझे सवाल का जवाब दीजिए सभी स्टूडेंट्स, कि जब मैं प्रोड्यूसर, जब मैंने कंज्यूमिंग सेक्टर से उत्पादन के साधन लिए, तो मुझे बताइए, तो मुझे ध्यान से बताइए दोस्तों, कि जब मैंने उत्पादन के साधन लिए तो क्या मैं इसकी भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन ली तो क्या मैं इसके बदले इन्हें कुछ दूंगा या नहीं? क्या इसके बदले इन्हें पेमेंट करूंगा कि नहीं? एवरीवन, क्या इन्हें पेमेंट करूंगा कि नहीं? दोस्तों जब हमने इनको उत्पादन के साधन लिए तो इसके बदले हमने इनको क्या करी? पेमेंट। भाई लैंड लेंगे तो पेमेंट, क्या केजीएस इसका रेंट देता होगा कि नहीं? क्या केजीएस मेरी सैलरी देता है कि नहीं? दोस्तों जब हमने उत्पादन के साधन भेजे तो यहां से इनको गया पेमेंट, एवरीवन, तो क्या इनकी आय बनी? तो इसको बोलते हैं साधन आय। ये लो मजे मजे में एक और शब्द सीखो, साधन आय। देखो उत्पादन के साधनों का जब उत्पादक भुगतान करता है तो उसे बोलते हैं साधन आय। रटना बिल्कुल नहीं है। मैंने आपसे लैंड लिया, मैं आपको किराया दे दूंगा, दैट इज रेंट। बोलो जी यस। मैंने लेबर लिए, मैं आपको मजदूरी दे दूंगा, बोले तो वेजेस। बोलो सही है। मैंने आपसे पूंजी ली, इसका ब्याज दूंगा। संगठन बनाया, इसका लाभ दूंगा। ये लो, तो किराया, मजदूरी, ब्याज, लाभ, इन्हें इकोनॉमिक्स की भाषा में कहते हैं साधन आय। जाओ पेपर में ढूंढो, जाकर क्वेश्चन मिलेगा तमाम एग्जाम्स में कि निम्नलिखित में से साधन आय क्या है या क्या नहीं है। दोस्तों किराया या कह सकते हैं लगान, इसी को हम बोल सकते हैं क्या? लगान। किराया पेपर में हो सकता है लिख के आए लगान, मजदूरी या कह लो वेतन, है कि नहीं? या ब्याज और लाभ, इन्हें बोलते हैं साधन आय। एवरीवन ऑन द बोर्ड प्लीज। दोस्तों जब यहां से यहां पर साधन आय आया तो आप गौर से देखो, क्या इन कंज्यूमर्स, बोले तो आप लोगों के पास क्या इनकम आई या नहीं? पैसा आया। अब आप क्या करोगे? भाई ये जो वस्तुओं और सेवाएं ली हैं इन पर क्या करोगे? खर्च। तो दोस्तों इसे हम लोग कहेंगे, अब इसी पैसे को हम कहेंगे कि क्या होगा? वस्तुओं और सेवाओं पर उपभोग व्यय। वस्तुओं और सेवाओं पर उपभोग व्यय, मतलब जो पैसा यहां से आया था इसी पैसे से तो हम लोग कपड़ा खरीद के लाते हैं। ये माइक लाया मैं, माइक तो चलो इन्वेस्टमेंट है। दोस्तों जो भी हम चीजें अपना खाना करते हैं, जो भी काम करते हैं, दोस्तों ये हो गया वस्तुओं और सेवाओं पर उपभोग व्यय। ध्यान से देखना दोस्तों, साधन आय के माध्यम से उत्पादन क्षेत्र से उपभोक्ता क्षेत्र की ओर पैसा आया। दोस्तों अब यही पैसा इन वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च हुआ तो पैसा वापस यहां चला गया। तो इस जो पीला वाला फ्लो दिख रहा है, इसे इकोनॉमिक्स की भाषा में मैं कहता हूं मनी फ्लो। एवरीवन क्या कहते हैं? मनी फ्लो, हिंदी में मौद्रिक प्रवाह। दैट्स इट। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि सर इकोनॉमी में एक कंज्यूमर और एक प्रोड्यूसर के बीच क्या और कैसे और कौन कौन से संबंध होते हैं, तो मैं कहूंगा कि इकोनॉमी में कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स के बीच सिर्फ दो ही संबंध होते हैं, एक वास्तविक प्रवाह का संबंध और एक मौद्रिक प्रवाह का संबंध। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ईमानदारी से बताइए क्या समझ में आया या नहीं आया? दैट्स इट। लो जी, इतना सिंपल सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, तुम फिजूल में डरते। दोस्तों कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच बस यही दो संबंध है। उपभोक्ता उत्पादन के साधन देते हैं, उत्पादक वस्तुओं और सेवाओं को देते हैं, इसे वास्तविक प्रवाह कहते हैं। और उत्पादक उपभोक्ताओं को लाइक साधन आय देते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन के बदले रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट, और वो इस पर पैसा खर्च करते हैं, इसे मनी फ्लो, मौद्रिक प्रवाह कहते हैं। इज इट ऑल राइट? अब दोस्तों ये तो हो गया दो सेक्टर मॉडल के बीच रिलेशन। अब हम इसमें क्या करेंगे? तीसरे सेक्टर मॉडल को और इंट्रोड्यूस करेंगे, एंड जो हमारा थर्ड सेक्टर मॉडल है दैट इज व्हाट? अब हम बात करेंगे दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि आखिर, एवरीवन ऑन द बोर्ड प्लीज, अब हम बात करेंगे कि आखिर ये कंज्यूमिंग सेक्टर और सरकार के बीच क्या संबंध है, मींस आपका और सरकार का क्या संबंध है। सिमिलरली प्रोड्यूसिंग सेक्टर और गवर्नमेंट का क्या संबंध है, जिससे हमें इकोनॉमी और अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। तो मेरे प्यारे साथियों अगर हम बात करें तो आखिर हम ये उपभोक्ता है, हम गवर्नमेंट को क्या देते हैं? दोस्तों हम लोग गवर्नमेंट को देते हैं टैक्सेस। जल्दी बोलो हाँ, देते हैं। ठीक इसी प्रकार से प्रोड्यूसर्स भी गवर्नमेंट को क्या देते हैं? टैक्सेस। तो हम गवर्नमेंट को देते हैं टैक्सेस, चाहे कंज्यूमर हो या प्रोड्यूसर, कंज्यूमर हो या प्रोड्यूसर। सही है दोस्तों। अगर हम बात करें तो जब कंज्यूमर्स, आप लोगों ने
गवर्नमेंट को टैक्सेस दिए तो गवर्नमेंट भी तो आपको कुछ ना कुछ देगी, क्योंकि चक्रीय प्रवाह है, सर्कुलर रिलेशन है। बोलो जी सर्कुलर चक्रीय प्रवाह। दोस्तों क्या इसका सर्कुलर रिलेशन समझ में आ गया? गया आया आया, सर्कुलर रिलेशन। ऐसे हम जब गवर्नमेंट को टैक्सेस देते हैं तो गवर्नमेंट भी हमें कुछ ना कुछ देगी। दोस्तों गवर्नमेंट हमें क्या देगी? तो इसके बदले गवर्नमेंट हमें देती है स्थानांतरण भुगतान। नया वर्ड है आपके लिए, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है अभी मैं सब सिखाऊंगा, नया शब्द है। ठीक इसी प्रकार से जब प्रोड्यूसर्स गवर्नमेंट को टैक्सेस देते हैं तो इसके बदले गवर्नमेंट प्रोड्यूसर्स को भी कुछ ना कुछ देगी। तो गवर्नमेंट प्रोड्यूसर्स को देगी सब्सिडीज। क्या देगी? सब्सिडीज। आइए ये दो नए शब्द मिले, इन दोनों नए शब्दों को सीखते हैं। सबसे पहले ट्रांसफर पेमेंट। सबसे पहले ट्रांसफर पेमेंट, एक नया शब्द आया आपके सामने, ट्रांसफर पेमेंट। बहुत गौर से सुनेंगे। स्थानांतरण या हम कई किताबों में लिखा होगा हस्तांतरित भुगतान। एवरीवन क्या लिखा होगा? हस्तांतरित भुगतान। सो व्हाट इज ट्रांसफर पेमेंट? वेरी सिंपल। आधा तो तुम्हें आता ही है, बोर्ड पे दिख ही रहा है, बस आधा मैं बता दूंगा, काम हो जाएगा। आधा क्या आता है आपको? सुनना, स्थानांतरण भुगतान वह भुगतान होता है जो सरकार उपभोक्ता क्षेत्रों को देता है। आप लोग सोच रहे होंगे यस सर आगे बढ़ो, दिख रहा है कि दोस्तों ये भुगतान देखो यहां से यहां तीर देखो, तो कौन कर रहा है? किसको कर रही है? ये आधा है, ये आपको आता है। इसमें थोड़ा सा और जोड़ दो, जिसके बदले उपभोक्ता क्षेत्र ने सरकार को किसी भी प्रकार की सेवा नहीं दी। मतलब दोस्तों, मतलब बिना सरकार को सेवा दिए सरकार हमारी जेब में पैसा रख दे, इसी को ट्रांसफर पेमेंट कहते हैं। मतलब अभी रुको, मतलब दोस्तों हमने तो ये समझा है हमेशा कि जब हम अपनी सर्विस देते हैं तो पैसा आता है। बोलो हाँ है? जैसे मैं यार केजीएस में आप लोगों को अपनी सर्विस दे रहा हूं केजीएस की तरफ से, इसलिए केजीएस मुझे पैसा देता है। सिंपल सा फंडा है कि जब हम क्या देंगे तो क्या मिलेगा? पैसा। आपके पापा चाहे सरकारी विभाग में हो या प्राइवेट कंपनी में हो तो वो सर्विस देते होंगे, इसके बदले उन्हें पैसा मिलता होगा। जल्दी बोलो। तो जब सर्विस देते हैं तब पैसा मिलता है, लेकिन मेरे प्यारे साथियों बिना सेवा दिए पैसा मिल जाए गवर्नमेंट से, उसी को बोलते हैं ट्रांसफर पेमेंट। थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया, थोड़ा थोड़ा नहीं आया तो दोस्तों मैं एक एग्जांपल लिखूंगा और उसके बाद भी ना आए तो कल से तुम क्लास में मत आना, क्योंकि तुम्हारा सिलेक्शन इस जन्म में नहीं होगा, ये मैं लिख के दे देता हूं। बोलो जी यस। अभी नहीं, पहले देख तो लो, अगर आ जाए तो फिर आते रहना, शायद हो सकता है हो जाए। तो दोस्तों मैं इसका एग्जांपल लिखता हूं, स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति। बताओ भैया आ गया? आ गया? आते रहना, हो सकता है। दोस्तों जैसे स्कॉलरशिप, राइट, मैंने दोस्तों दिसंबर 2012 में मैंने यूजीसी नेट जीआरएफ क्वालीफाई किया, और तो और दोस्तों 2013 में मेरा एमकॉम हुआ, लेकिन एमकॉम फाइनल ईयर में पेपर भी नहीं दिए। उससे पहले दिसंबर 2012 में मैंने दोस्तों यूजीसी नेट जीआरएफ क्वालीफाई कर लिया, राइट। फिर मेरा कुछ समय बाद एमकॉम हुआ, 13-14 सेशन में मैंने पीएचडी के लिए एनरोल किया, और दोस्तों 21 अप्रैल 2013 से लगभग 2014 से मेरे पास 2018 तक 4 साल तक सरकार की बढ़िया स्कॉलरशिप आई, क्योंकि मैंने जीआरएफ क्वालीफाई था। जो लोग नहीं जानते वो छोड़ें, क्या होता है सब, जैसे जो लोग नहीं जानते, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। दोस्तों मैंने पीएचडी करी और साइमल्टेनियसली मुझे शुरू तो हुआ था 28-29 था उस समय, बाद में 42-44 तक मिलता था पर मंथ। मुझे सरकार इतना स्कॉलरशिप देती थी। तो मुझे बताइए क्या मैं सरकार को कोई सेवा दे रहा था? बिना सेवा दिए फोकट में पैसा मिल रहा था? दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर पेमेंट, जिसको अब भी नहीं आया चलेगा, लेकिन अब नहीं आया तो कल से क्या तुम इस जन्म में खल्लासी भी नहीं बन पाओगे। और दोस्तों वो है, शॉर्ट में लिख रहा हूं, नहीं चलो कोई लिख देता हूं, ओल्ड एज पेंशन। आ गया? बन सकते हो कुछ ना कुछ। दोस्तों दैट इज ओल्ड एज पेंशन। बोलो जी यस। तो अगर हम बात करें ओल्ड एज पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, बोलो जी क्लियर। तो ओल्ड एज पेंशन, जल्दी से मुझे बताओ क्या वृद्ध लोग सरकार को कोई सेवा देते हैं? क्या सरकार उन्हें पैसा देती है? दैट इज ट्रांसफर पेमेंट। मुझे लग रहा वर्ड समझ गए। तो देख लो दोस्तों, कंज्यूमर्स और गवर्नमेंट के बीच बस एक ही संबंध है, बाकी ना तुम्हें ना सरकार को तुमसे कोई लेना देना नहीं है। बस एक ही संबंध है कि आप सरकार को क्या दो और उसके बदले जरूरतमंद लोगों को सरकार क्या देगी? ट्रांसफर पेमेंट। दैट्स इट। समझ गए? सब्सिडी, ये शब्द आपने सुना तो हजारों बार है, लेकिन आता किसी को नहीं है। आता? आप ध्यान समझना, तुम्हें क्या आता और होता क्या है देख लेना अभी थोड़ी देर में। दूध का दूध, पानी का पानी। जो तुम लोग सोचते हो सब्सिडी, और जब मैंने बोला सब्सिडी तुम्हारे दिमाग में बजा टन और चला एलपीजी। अरे बोलो हाँ, तुम क्या जानो भैया? ऐसी रोना रोज रोज बोलते हैं कि जब तुम गले में बोतल डांग के जा रहे थे स्कूल, या हो सकता है वो दो रस्सियों के बीच में कपड़ा लपेट के बच्चे को पलना में झुलाते हैं, उस समय तुम पलने में झूल रहे होगे, तब ये मार्केट मुखर्जी नगर में चल रहा था। दोस्तों दिल्ली में तब से पढ़ा रहे हैं, समझिए सुनो, या तो गले में बोतल डाल के जा रहे होगे, पलने में बंधे होगे, लोग झुला देते होंगे, यहाँ से मार के लटक रहे हैं, झूल रहे हैं उसी में। भाई बहुत साल हो गए यार, तुम कब क्या सोचोगे सब पता है। तो दोस्तों यही हमारा धंधा है। कम ऑन, तो सब्सिडी क्या होता है तुम्हारी नजर से और हमारी नजर से देखना कितना अंतर है। सब्सिडी की भी आधी मीनिंग आपको आती है, आधी मीनिंग मैं बताऊंगा। आधी मीनिंग क्या आती है कि सब्सिडी वह भुगतान है जो कौन करता है, किसको करती है, इतना तो आता है। आगे मैं ऐड करूंगा बस 3-4 वर्ड। जैसे वह भुगतान जो कौन करे, किसको करे, उपभोक्ता क्षेत्र के स्थान पर, बस इतना और जोड़ दो आगे, उपभोक्ता क्षेत्र के स्थान पर, मतलब जिस पेमेंट को सेक्टर को करना था किसे, और इनके बदले कौन कर दे, बस उसी को बोलते हैं सब्सिडी। इसके लिए तो मेरे गिर्द भी नहीं घूम रहे थे भाई साहब। दोस्तों फिर से एक बार, सब्सिडी का मतलब कौन पेमेंट करता है, किसको करती है, किसके स्थान पर, बस इसी को बोलते हैं सब्सिडी। का मतलब सुनो ध्यान से, आजकल सरकार प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना के अंतर्गत रूफटॉप सोलर एनर्जी प्लांट लगाते हैं, सोलर एनर्जी, सोलर सेल्स, तो सरकार उस पर सब्सिडी दे रही है, ऐसा सुना है। मतलब तो सीख लो, मतलब तो सीख लो कि एक सोलर पावर प्लांट अगर आप अपने घर की छत पर लगाते हैं, ठीक है एग्जांपल, वो पड़ता है 1 लाख का, मोटा मोटा एग्जांपल ले लो, कितने का पड़ता है। आप दुकान पर गए, कहा भैया हमारे घर पे सोलर पावर प्लांट लगाना, लगवा दो। उन्होंने कहा ठीक है, आप पूछोगे कितने का है, तो वो कहेगा 1 लाख का। तो भाई बहुत महंगा, हम नहीं लगवा रहे। तो उन्होंने कहा अरे भाई साहब आपको 65,000 में मिलेगा। तो आप कहोगे कहा भैया हम पे इतनी मेहरबानी क्या दिखा रहे, 1 लाख की चीज 65,000 में क्या दे रहे। तो वो कहेगा अरे भाई साहब सरकार ने सब्सिडी दे रही ना इस पर। तो हम कहेंगे सब्सिडी दे रही मतलब, तो वो कह रही आप हमें 65,000 दे दो, 35,000 हम सरकार से ले लेंगे, दैट इज सब्सिडी। नहीं समझ पाए आप? बोलो समझ गए? इसका सब्सिडी का पेमेंट कौन करता है, किसके बदले,
किसको करता है? दैट्स कॉल्ड सब्सिडी। बोलो क्लियर? आ जाओ एलपीजी के केस में, तभी तुम्हारी प्यास बुझेगी। बोलो जी यस। तो दोस्तों 2014 से पहले, 2014 से पहले चलो फिर बाद में बात में देखेंगे। बिफोर द मोदी सरकार क्या था दोस्तों? मोदी सरकार से पहले आपके घर पर एक एलपीजी सिलेंडर आया, क्या आया? मान लो पड़ा 600 का, 600 रुपए का। सरकार ने कहा, सरकार को पड़ा 600 का, सरकार ने कहा भाई साहब एक काम करो 400 रुपए दो बस। तो दोस्तों हम 400 रुपए दे देते थे, सरकार ने 600 का सिलेंडर दे देती थी, 200 रुपए अपनी जेब से मिलाती थी और प्रोड्यूसर्स को दे देती थी और कहती थी लो जी सब्सिडी मिल गई। बोलो ऐसे ही होता था। लेकिन 2014 के बाद सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की जिसका नाम दिया पहल, ला, प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ। इस स्कीम का नाम रखा पहल, प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ, और कहा कि पहल इज द स्कीम फॉर द एलपीजी सब्सिडी, का एलपीजी सब्सिडी के लिए पहल कार्यक्रम। तो भैया ये क्या था? इसमें सरकार ने कहा सुनो जी अभी लोगों को एक काम करना है। लोगों ने क्या करना है भैया बताओ? सरकार ने कहा सब लोग अपने अपने आधार कार्ड को अपने बैंक अकाउंट से जोड़ो और अपने आधार कार्ड को गैस एजेंसी से जोड़ दो। क्या आप लोगों के पेरेंट्स ने ऐसा करा? और कहा सब्सिडी का पैसा अब तुम्हारे अकाउंट में आएगा। दोस्तों ऐसी स्कीम सरकार क्यों लेकर आई? क्योंकि सरकार चाहती थी कि हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा लोगों का बैंक अकाउंट खुलना चाहिए। अंडर द योजना को पहल प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ क्या हुआ था दोस्तों? प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ का ये मतलब है अगर देखा जाए तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, प्रत्यक्ष बेनिफिट ट्रांसफर, प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ, डीबीटी बोलते हैं शॉर्ट में, डीबीटी। भाई अभी तक क्या होता था यार 2014 से पहले हमारे गांव में एक प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल में आता था वजीफा स्कॉलरशिप, है ना? मान लो 2 लाख रुपए आया, सरकार क्या करती थी? नहीं 2 लाख आ गया, भाई प्रधान जी क्या करते थे? 1 लाख रुपए टक, अधिकार है भाई उनका। बोलो जी यस। प्राइमरी स्कूल में 1 लाख दे दिया, प्रिंसिपल के पास गया 50,000 तक, अधिकार है भाई उनका भी यार। ऐसा कैसे? कौन ऐसा? बच्चा दोस्तों 50,000, अब टीचर भी तो उनमें भी तो बढ़ेगा। दोस्तों टीचर में बढ़ गया 10,000, 5 टीचर में खत्म हो गया। स्कूल में गए बच्चों के पास टीचर, टीचर्स ने कहा बच्चों इस बार तुम्हारा वजीफा नहीं आया। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं आचार्य जी, आचार्य जी होते हैं लेकिन हमारे बुंदेलखंड तक आते थे वो आचार्य जी बन जाते हैं। आचार्य, राइट? दोस्तों हमारे बुंदेलखंड की भाषा में आचार्य जी कहते हैं। बाद में जब मैं पढ़ा लिखा बड़ा हुआ तो मुझे पता चला आचार्य, अच्छा ये होते थे आचार्य जी स्कूल में। दोस्तों पहले कोई बात नहीं आचार्य जी तुम एक काम करो मिड डे मील खिला दो, उसी में खुश हैं हम। दोस्तों वजीफा गया, सरकार को जब ये देखा कि जब सरकार 1 रुपए किसी लाभार्थी के अकाउंट में भेजती है दोस्तों 10 पैसा अंतिम रूप से लाभार्थी के पास पहुंचता है। इतना करप्शन है हमारे देश में कि जो 100 रुपए भेजती है तो 10 रुपए का लाभ पहुंचता है। तो अब सरकार ने इन सब चीजों को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, सुव्यवस्थित तरीके से करने के लिए डीबीटी नाम का प्रोग्राम शुरू किया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। डायरेक्ट बेनिफिट, सरकार ने कहा सरकार के अकाउंट से डायरेक्टली बेनिफिशियरी लाभार्थी के अकाउंट में पैसा जाएगा, इसी को नाम दिया डीबीटी। तो अब क्या होता है भाई साहब? सरकार ने कहा अपना बैंक अकाउंट खुलवा लो, आधार कार्ड से जोड़ दो, आधार कार्ड की इंफॉर्मेशन सरकार के पास है, सरकार अपने अकाउंट से बटन दबाती है, सीधा आपके अकाउंट में पैसा पहुंच जाता है। बोलो जी यस। इसी के रास्ते में आ गया एलपीजी। तो एलपीजी में सरकार ने देखा कि यार लोग कैसे जुड़ेंगे। पहले दोस्तों गांव में ओल्ड एज पेंशन आती थी, प्रधान तो इतने डैश हैं दोस्तों, डैश ही बोल रहे अपने मन की ख्याल, तो ऐसे डैश से निकाल सकते क्या करें, मोड़ियां बैठी बेचारी। दोस्तों अगर हम बात करें प्रधान लोग इतने डैश होते हैं, आज भी दोस्तों अंगूठा लगा लेते हैं, पैसा अकाउंट में आता है, कहते हैं 500 रुपए वापस दे देना, जल्दी बोलो, है ना? करते हैं कि नहीं गाँव के लोग? दोस्तों वृद्धावस्था पेंशन आ रही है, मान लो 2,000 रुपए, उन्होंने कहा देखो पेंशन देंगे लेकिन एक शर्त पर 2,000 आएगा, 1,000 में देना होगा। उन्होंने कहा प्रधान जी साहब दे दो यार तुम, कोई बात नहीं, अंगूठा लगाया, पैसा आया, 1,000 वापस ले लिया। बोलो ऐसे ही होता है दोस्तों गांव में। दोस्तों अभी तो करप्शन के लूपहोल ढूंढ लेते हैं लोग, लेकिन इसी करप्शन को रोकने के लिए तो सरकार ने इस काम को शुरू किया कि डायरेक्ट लाभार्थी के अकाउंट में क्या पहुंचे? पैसा। सरकार ने कहा ऐसा कैसे होगा? सरकार ने देखा कि बहुत सारे घरों में एलपीजी का प्रयोग होता है, तो सरकार ने कहा चलो भाई साहब एलपीजी के माध्यम से डीबीटी को फैलाएंगे। तो सरकार ने कहा सभी लोग जो एलपीजी यूज करते हैं बैंक अकाउंट से जोड़ो, आधार कार्ड को, उसी आधार कार्ड को गैस एजेंसी से जोड़ दो, अब आपके एलपीजी सब्सिडी का पैसा अकाउंट में आएगा। अरे बोलो यस। क्योंकि दोस्तों मैं ये क्यों इलैबोरेटेड तरीके से समझा रहा? क्योंकि मैंने कहा सब्सिडी वो पेमेंट है जो सरकार प्रोड्यूसर्स को करती है कंज्यूमर्स के बदले, लेकिन तुम्हारे दिमाग में चला एलपीजी, तो तुम्हें सर एलपीजी का पैसा तुम्हारे अकाउंट में आता है, तुम कह रहे प्रोड्यूसर को जाता है, फिर तो मामला उल्टा हो जाता। इसलिए मैं इतना समझा रहा। सुनना नहीं, आज भी एलपीजी सब्सिडी का पैसा कौन देता है? किसको देती है? किसके बदले? तो मैं लग रहा तुम्हारे अकाउंट में एलपीजी का पैसा सब्सिडी का आ रहा, वो तुम्हारी गलतफहमी है। देखो आजकल क्या चल रहा, मान लो 1,000 रुपए का सिलेंडर आया, मोटा मोटा ले लो, कितने रुपए का? गवर्नमेंट को कितने का सिलेंडर पड़ा? 1,000 का, सही है। तो पहले सीधा सिस्टम था 700 आप दो 300 गवर्नमेंट दे। बोलो जी यस। इस सिस्टम को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, अभी आपके पास सिलेंडर आया, आप पूरे 1,000 दे दो, दे दिया, 300 रुपए सब्सिडी आपके अकाउंट में पहुंच जाएगी। तो आपको तो 700 ही पड़ा, 300 तो गवर्नमेंट ने आपको लगा दिया, अब 300 रुपए गवर्नमेंट अपनी तरफ से मिला के किसको देगी? प्रोड्यूसर्स। तो आज ही बताइए सब्सिडी का पेमेंट कौन करता है? किसको करती है? किसके बदले? बोलो समझ में आ गया? सो दोस्तों दिस इज कॉल्ड द 3 सेक्टर मॉडल के बीच सर्कुलर फ्लो इकोनॉमी में। बोलो जी यस। तो देश में कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और सरकार आपस में कैसे संबंधित है, मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को यह बात समझ में आ गई। दोस्तों हमारे देश में कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और गवर्नमेंट के बीच ये रिलेशन है। हम बात करते हैं यहां पर दोस्तों एक्सटर्नल सेक्टर, छोड़ो बाहरी क्षेत्र, बाहरी या इसी को हम कहते हैं विदेशी क्षेत्र, बाहरी या विदेशी क्षेत्र। दोस्तों ये बाहरी या विदेशी क्षेत्र से मेरा क्या तात्पर्य है, बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। ये बाहरी और विदेशी क्षेत्र से मेरा तात्पर्य, ओ हीरो वापस आ जा, ये बाहर जा रहा तो क्लास के बाहर रहना, फिर अंदर मत आना, चल बैठ चुपचाप ना। तो दोस्तों जब टीचर समझा रहा है तो क्लास से नहीं जाना है, जब टीचर लिखवाए या मैं बात करूं तब क्लास से जाना है। बोलो जी यस। क्योंकि अगर तुम्हें भी हल्का होना होता है तो मुझे भी होना हो सकता है। दोस्तों पिछले 14 सालों से मैं तो अपनी क्लास के मंच पे चढ़ने के बाद कभी नीचे नहीं उतरा। इवन दोस्तों यूट्यूब पे क्लास पढ़ी है, और दोस्तों नीचे जो हमारा मेन हॉल है उस साइड, उसमें आप लोग मैंने पढ़ाया, यूट्यूब पे क्लास पढ़ी है 8 घंटे की लगभग, मंच पे चढ़ गया 8 घंटे बाद उतरा ना, 8 घंटे तक कुछ इनटेक किया ना कुछ आउटगोइंग हुई। तुम्हारी दोस्तों 1.5 घंटे में इनटेक और आउटगोइंग की जरूरत पड़ती है तुम्हें। क्या ही सीरियसनेस है तुम्हारे अंदर? जीवन पहले से ही बर्बाद है और बर्बाद कर रहे हैं। जब तक तुम्हारे अंदर दोस्तों डिटर्मिनेशन नहीं आएगा, जब तक सफलता नहीं आएगी। कमाल ये सुनो, 1.5 घंटे की क्लास में भी तुम्हें उठ के जाना है, बेशरम आदमी है, पहले से तैयार होकर आना था ना, नहीं समझे क्या दोस्तों? ना तो मैं अभी तक कभी गया हूं ना आगे कभी जाऊंगा, बस एक ही बार 2 बार मन से उतरा इन बिटवीन द क्लास। लंबी कहानी है, बता नहीं रहा रोहतक की, राइट? रोहतक की कहानी है, रोहतक के हरियाणा में जगह है, मैं वहां पे एक कोचिंग में पढ़ाने गया था, तो मुझे याद है मैं एक बार नहीं 2 बार उतरा, बात बताऊंगा कभी। यहाँ देखो दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे बाहरी या विदेशी क्षेत्र।
बाहरी या विदेशी क्षेत्र। अरे वहां का जो सेंट्रल मैनेजर था एक बंदा, वो बहुत दिलखुश आदमी था, और रोहतक में एक क्या है, भारत का सबसे बड़ा पराठा बनता है, कोई पता नहीं ऐसा उन्होंने बोर्ड में लगा रखा, और दोस्तों वो इतना बड़ा है, राइट। और भाई हम 2 लोग पूरा निपटा के बैठ गए, बात समझे। और हरियाणा के लोगों, जैसे हरियाणा और वेस्टर्न यूपी और राजस्थान में कल्चर है कि वो दही या छाछ भी पीते हैं। हमारे यूपी बिहार में ये कल्चर नहीं है, हम लोग तो मठा दोस्तों दूसरों को कहीं बना के ले देते हैं, बोलो ऐसे। तो हरियाणा मतलब हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, राजस्थान में वो लंच और डिनर दोनों में होना चाहिए क्या, दही। तो भाई साहब इतना बड़ा पराठा, उसमें लिखा था जिसने पूरा खा लिया वो जीवन भर फ्री है। तो हम लोग ऐसा कुछ तो नहीं कर रहे थे, हम तो सिर्फ लंच करने गए थे। तो उन्होंने कहा गुरुजी एक नई जगह ले चलते हैं। हमने कहा चलो भाई। हम 2 ही लोग थे, दोनों निपटा गए दोपहर में, बोलो यस। अब दोस्तों वहाँ लस्सी का कल्चर, लस्सी तो अपन समझते हैं मीठी मीठी, हरियाणा राजस्थान वाले लस्सी में नमक नमक डला होगा। अब दोस्तों कम से कम 1 लीटर का ग्लास था उनका, इतना बड़ा। भाई पराठे को कंप्लीट करने के लिए ग्लास भी तो बड़ा होगा, नहीं भैया। अब दोस्तों कम से कम वो भी डेकोरेट पूरा हट जाओ। अब क्या हुआ भाई साहब, आउट गोइंग तो होनी थी, आउट गोइंग नीचे ऊपर दोनों जगह से होने लगी। बोला दिया हम तो 2 बार उतरे क्लास पे। उसके बाद हमने कहा भैया लंच बंद करेंगे इबादत से। तो अब तुम लोग बताओ यार, ऐसा कर रहे हो 1.5 घंटे तुम लोग नहीं सह सकते तो क्या ही करोगे तुम जीवन में। कौन यहाँ देखो दोस्तों, हम बात करेंगे 3 सेक्टर मॉडल, समझ में आ गया। हम बात करेंगे 4 सेक्टर मॉडल की। किसकी बात करेंगे, एक जना ऑनलाइन कह रहा है भगवान, राइट। उसके बाद तो मैंने भी भगवान को याद किया भाई। देखो दोस्तों, दिस कॉल्ड 4 सेक्टर मॉडल। तो 4 सेक्टर मॉडल में हम किसको लाएंगे, भारत के साथ साथ शेष विश्व, पूरी दुनिया, बोलो जी ऐसे ना। तो शेष विश्व की बात करेंगे, इसमें हम सिर्फ 2 रिलेशन पढ़ेंगे, उपभोक्ता मतलब आप सबका, और पूरी दुनिया का क्या संबंध है, और उत्पादक और पूरी दुनिया का क्या संबंध है। तो हम बात करेंगे कि कंज्यूमिंग सेक्टर एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का रिलेशन एंड प्रोड्यूसिंग सेक्टर एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का रिलेशन। बहुत सिंपल है, अगले 2-3 मिनट में समझ में जाएगा दोस्तों। हमारे घर परिवारों से बोले तो हमारे उपभोक्ता क्षेत्रों से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विदेशों में काम करने जाते हैं, बोलो जाते हैं। तो ऐसे हम कहते हैं मानव बल का निर्यात, मानव बल का निर्यात। क्या ये पॉइंट समझ में आया? क्या हमारे सभी लोगों के पारिवारिक क्षेत्र से, हम लोगों के उपभोक्ता क्षेत्र से, कुछ लोग तो देश के अंदर ही काम करते हैं श्रम, और कुछ लोग अपना श्रम देश के बाहर देते हैं, बोलो देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे ये लोग पैसा कमाते हैं, पैसा कमाकर अपने घर वालों को क्या पैसा भेजते हैं या नहीं, इसको बोलते हैं विदेशी प्रेषण। एक और नया वर्ड आप सीखोगे, विदेशी प्रेषण। तो जब भी ये वर्ड आए विदेशी प्रेषण, इंग्लिश में कहते हैं फॉरेन रेमिटेंस, फॉरेन रेमिटेंस। तो जब भी ये वर्ड है आपके सामने विदेशी प्रेषण, तो विदेशी प्रेषण का मतलब बिल्कुल सिंपल है। विदेशी प्रेषण का मतलब है कि विदेशों से हमारे देश के लोग जो पैसा कमाकर भारत वापस भेजते हैं, दिस इज विदेशी प्रेषण। और थोड़ा आपके करंट अफेयर्स और आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि विदेशी प्रेषण में भारत की रैंक फर्स्ट है पूरे वर्ल्ड में, बोलो जी यस। चलो आइए दोस्तों यहां पर देखते हैं। तो दोस्तों ध्यान सुनना, मतलब एक उपभोक्ता अगर आप लोग हैं, अगर आप अपना और शेष विश्व का संबंध देखते हो तो बस इतना सा है, समझ में आ रहा है। अब दोस्तों अगर हम बात करें कि हमारे देश के बिजनेस मतलब प्रोड्यूसिंग सेक्टर, उत्पादन क्षेत्र और शेष विश्व के बीच कैसा संबंध है, तो दोस्तों मैं यहाँ पर 2 रिलेशंस पढ़ाता हूँ, 2 संबंध है। पहला संबंध क्या है, एवरीवन ऑन द बोर्ड, पहला संबंध क्या है, बहुत सारे ऐसे प्रोड्यूसर्स हैं जो विदेशों से आयात करते हैं, बोलो करते हैं। मैंने दोस्तों चाइना से ये कुर्सी मंगाई है 1200 रुपए की, और अपने देश में 4000 रुपए की बेच दी, बोलो क्या ऐसे लोग करते हैं इंपोर्ट। जब लोग आयात करते हैं तो आयात के बिलों का भुगतान करते हैं, अरे हाँ तो बोल दो यार, आयातों का भुगतान। तो मेरे प्यारे साथियों, विदेशी क्षेत्र या बाहरी क्षेत्र और उत्पादक क्षेत्र का एक तो ये संबंध रहा, सबको समझ में आ गया। तो कुछ ऐसे लोग भी तो हैं जो कुर्सी भारत में बनाते हैं और विदेशों में निर्यात करते हैं। तो इसका मतलब कुछ प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, निर्यात। एवरीवन, कुछ प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, निर्यात। जब निर्यात करते हैं तो विदेशों से क्या पेमेंट आएगी कि नहीं, तो इसको कहते हैं निर्यात प्राप्तियां। एवरीवन, निर्यात प्राप्तियां। तो प्रोड्यूसिंग सेक्टर प्राप्तियां। तो प्रोड्यूसिंग सेक्टर और बाहरी क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र और बाहरी क्षेत्र के बीच ये रिलेशन है। एंड दोस्तों दिस इज कॉल्ड द सर्कुलर फ्लो इन द इकोनॉमी। इसे बोलते हैं अर्थव्यवस्था में चक्रीय प्रवाह। बस इतना सा होता है इकोनॉमी, दैट्स ऑल। देख लो दोस्तों, क्या समझ में आया, समझ में आया पूरा आया। तो पूरे सिलेबस में इकोनॉमी के बस अपन इसी को पढ़ेंगे, कहीं ना कहीं बस इसी को पढ़ेंगे। कंज्यूमर के बारे में, प्रोड्यूसर के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में, बाहरी क्षेत्र के बारे में, इतना सा पढ़ते हैं। और आप विश्वास मानिए ना मानिए, मेरा क्या जाता है दोस्तों, पूरे जीएस में सबसे सरल विषय क्या है, इकोनॉमिक्स। और आपको लगता है सबसे कठिन हिस्ट्री। दोस्तों आपकी क्लास में चल रही होगी, टीचर पढ़ा रहे होंगे, वो हुआ, जे हुआ, फलाना ढिमाका, तुम क्या ही जानो क्या हुआ क्या नहीं, जो बता दिया वही मान लिया, अरे बोलो ऐसे। लेकिन हमारी क्लास में ऐसा नहीं होता, जो वही होता है जो तुम जानते हो। मतलब 70% इकोनॉमी तुम्हें ऑलरेडी आती है, लेकिन चूंकि तुमने सब्जेक्ट से कभी रूबरू नहीं हुए, कभी सब्जेक्ट को समझा नहीं, इसलिए तुम्हें कठिन लगता है। लेकिन 70% सब्जेक्ट तुम्हें ऑलरेडी आता है, बाकी का 30% मुझे थोड़ा ज्ञान देना है, और जो आता है उसको तराशना है, बस आपका सब्जेक्ट तैयार हो गया। बहुत सरल सब्जेक्ट है दोस्तों, दिस इज इकोनॉमी। मुझे लग रहा है पूरे देश की इकोनॉमी आप सबको समझ में आ गई होगी कैसे चलती है, बोलो समझ में आ गया। तो दोस्तों बस ये है इकोनॉमी, ये देश की अर्थव्यवस्था कि कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट और बाहरी क्षेत्र आपस में कैसे संबंधित होते हैं। और यहाँ पर हमारा इंट्रोडक्शन खत्म होता है दोस्तों। ये सब चीजें आप अपने घर पे लिख लेना, इसको बना लेना, है ना। रियल फ्लो और मॉडरेट फ्लो मुझे उम्मीद है कि आपको आता है। अलग से कॉपी में लिखो, नीचे एक पन्ना छोड़ दो और ये ऐसे घुमा के बनेगा, ऐसे घुमा देना पेज और फिर बनाना, बोलो जी ऐसे। और ये वाला आपने बना लिया, ये वाला है ना, बना लिया दोस्तों। ये इसके लिए पेज ऐसे घुमा के छोड़ दो और उसके बाद लिखो एक शब्द ये वाला, नहीं तो बाद में भूल जाएंगे। स्थानांतरण भुगतान, एक शब्द लिखो, स्थानांतरण भुगतान, स्थानांतरण भुगतान, स्थानांतरण भुगतान। ब्रैकेट में इंग्लिश में भी लिख लो, ट्रांसफर पेमेंट, ट्रांसफर पेमेंट। वह भुगतान जो सरकार उपभोक्ता क्षेत्रों को करती है, जो सरकार उपभोक्ता क्षेत्रों को करती है, एवं जिसके बदले उपभोक्ता क्षेत्र, जिसके बदले उपभोक्ता क्षेत्र सरकार को, जिसके बदले उपभोक्ता क्षेत्र सरकार को किसी भी प्रकार की सेवाएं प्रदान नहीं करते हैं, किसी भी प्रकार की सेवाएं प्रदान नहीं करते हैं, किसी भी प्रकार की सेवाओं को प्रदान नहीं करते हैं। नीचे लिखो, जैसे छात्रवृत्ति, छात्रवृत्ति, कॉमा वृद्धावस्था पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, कॉमा बेरोजगारी भत्ते, बेरोजगारी भत्ते आदि।
छात्रवृत्ति, वृद्धावस्था पेंशन, बेरोजगारी भत्ते आदि। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, ये सब्सिडी। नेक्स्ट देख लो, सब्सिडी इंग्लिश में भी लिखना ब्रैकेट में, सब्सिडी वह भुगतान जो सरकार वह भुगतान जो सरकार वह भुगतान जो सरकार वह भुगतान जो सरकार किसको, उत्पादक क्षेत्रों को करती है, उत्पादन क्षेत्रों को करती है, उत्पादन क्षेत्रों को करती है, उपभोक्ता क्षेत्रों के स्थान पर, उपभोक्ता क्षेत्रों के स्थान पर, उपभोक्ता क्षेत्रों के स्थान पर। नीचे लिखो, जैसे एलपीजी सब्सिडी, कॉमा सोलर पावर सब्सिडी। अब जाओ, जिसको जाना था कौन उठ के जा रहा था, जाओ। अब जाना होता है जब टीचर लिखवा रहा होता है, जाओ यहाँ। अब वो जाने खड़ा नहीं हो रहा, जल्दी जा। चला गया, कहाँ है, सभी सेट में था, खड़ा जल्दी जा, खड़ा करो उसको, खड़ा करो। अभी जल्दी जल्दी जा, जा। कह रहा नहीं जा रहा मैं, अभी जल्दी जा। जब मैं लिखवाऊं, जब मैं या फिर कुछ और काम करूं तो आप जा सकते हैं, बोलो यस। अब मैं पढ़ा रहा, ऐसे में तुम खड़े जा रहे, कोई आ रहा, तो एक क्लास थोड़ी ना है दोस्तों, एक क्लास का डेकोरम होता है, एक माहौल होता है क्लास में, कौन यस। चलो दोस्तों, यहां पर हमने अपना इंट्रोडक्शन किया, खत्म। अब हम पहला टॉपिक शुरू कर रहे हैं आज, और पहला टॉपिक हम सिर्फ इंट्रोड्यूस करेंगे, आगे भी वो 2-3 दिन तक चलेगा, बोलो जी यस। तो आप नए पेज पर नए चैप्टर का नाम लिख लीजिए, और मेरा नया चैप्टर है इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति। नाउ इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति, आइए सीखिए। सो दोस्तों, व्हाट इज इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, बहुत गौर से सुनेंगे। अभी तक की क्लास में किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, कोई भी प्रश्न, चाहे वो क्लास से हो या क्लास के बाहर का हो, वो भी पूछ सकते हैं। पहले भी मैंने आपको बताई होगा, प्लीज। क्या नहीं, वो नहीं है, किसी ऑर्गेनाइजेशन वो नहीं है, वो एक्सेप्शन है, मान लो। उसे हम क्या बोलेंगे, उसके लिए भी मेरे पास वर्ड है। दूसरा क्वेश्चन है, पहले का जवाब ले लो, पहले का ले लो। इनका सवाल है, पहले उनका पैसा बदलो, पहले उनका पैसा वसूल हो जाए। इनका सवाल है दोस्तों कि सर आपने कहा कि जनरली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 20 से ज्यादा लोग कार्य करते हैं तो उसे संगठित कहते हैं। तो तुम्हें ये स्रोत भी बता देते हैं, ये मेरी डेफिनेशन नहीं है, नहीं तुम सोचो कहां से पढ़ लिया इसने, ये ईपीएफओ की डेफिनेशन है। आपने सुना होगा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। जब आप सरकारी कर्मचारी बन जाएंगे तो आपकी पीएफ कटेगा, दैट इज प्रोविडेंट फंड, और ये सारा देखभाल करता है ईपीएफओ। बोलो यस। तो ईपीएफओ ने ये परिभाषा दी कि यदि किसी भी कंपनी में 20 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं तो उस कंपनी को हम बोलेंगे संगठित, वो संगठित क्षेत्र होगा, राइट। तो लेकिन स्विगी और जोमेटो इसका एक्सेप्शन है, अपवाद है। तो इनका बढ़िया क्वेश्चन है कि सर जो लोग स्विगी और जोमेटो पे काम करते हैं, इतनी बड़ी कंपनी है, वहां तो हजारों लोग हैं, तो क्या हम उसे भी संगठित कहेंगे? तो मैंने कहा नहीं, उसे हम संगठित नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि उसे हम दूसरे वर्ड से नाम देंगे, और हम कहेंगे उन्हें, मैं कहता हूं गिग वर्कर्स। क्या कहता हूं उन्हें मैं? गिग वर्कर्स। तो व्हाट आर द गिग वर्कर्स? यस, क्या होते हैं गिग वर्कर्स? गिग वर्कर्स का मतलब होता है दोस्तों, जो लोग काम करते हैं और जहां पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर नियोक्ता, नौकरी देने वाला, और एम्प्लॉई कर्मचारी के बीच कोई भी फॉर्मल रिटन एग्रीमेंट नहीं होता है, उसे बोलते हैं गिग वर्कर्स। जहां पर नियोक्ता और कर्मचारियों और कर्मचारियों के बीच किसी भी प्रकार का औपचारिक अनुबंध का मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, उसे बोलते हैं गिग वर्कर्स, राइट। जहां एम्प्लॉयर कभी भी कर्मचारी से कहेगा घूमो, बोलो जी क्लियर, और लात मार के बाहर, बोलो समझ में आया। और कभी भी एम्प्लॉयर को कहेगा बैठे रहो, अपन तो चले। सो दोस्तों, दिस इज कॉल्ड गिग वर्कर्स। चलो दूसरा प्रश्न है, तुम्हारा प्रश्न हम पहले समझ गए, तुम क्या आगे बोलने वाले हो, मैं कंप्लीट कर दूं। तो इनका आगे सेंटेंस ये है, इनका आगे सेंटेंस ये है कि हम 1991 से भी पहले आयात निर्यात तो करते ही थे। यही सवाल है क्या? बोलो जय हो दोस्तों। कि आप क्या पूछने वाले हो, टीचर को सब पता रहता, बताया ना कि जब तुम चुसनी से दूध पीते थे उस समय से पढ़ा रहे, और आज तो हमारे सामने फलों के प्रश्न पूछ रहे दोस्तों है, तो सोचो अनुभव कितना बड़ा होगा हमारे पास, नहीं समझेगा है। तुम्हारी शकल देख के बता देंगे कि कितने एक साल में कब होगा तुम्हारा सिलेक्शन, या कभी भी नहीं होगा बेटा, तुम्हारी निकल लो। बोलो यस, यही प्रश्न आया नहीं होता था। लेकिन ऐसा हम कहते हैं कि बंद अर्थव्यवस्था में आयात निर्यात नहीं होते हैं, लेकिन हमें और अच्छी तरह कहना चाहिए कि कुछ नेसेसरी आइटम्स के आयात निर्यात तो तब भी होते हैं, जैसे कच्चा तेल, जैसे कोई अन्य चीज, तो आयात निर्यात तब भी होता था। तो ऐसा नहीं है कि 1991, मैं तो आपसे वैसे भी कहा कि हम लोग 1991 के बाद हमारी इकोनॉमी ओपन हो गई, पहले बंद जैसी थी, लेकिन पूर्ण रूप से बंद विश्व की कोई भी इकोनॉमी नहीं हो सकती है। जैसे फार्मास्यूटिकल की चीजें हो गई, दवाइयां वगैरह, वैक्सीनेशन हो गए, अरे बोलो ऐसे, तो ऐसे हम कुछ कच्चा तेल, कुछ ना कुछ चीजें, तो हाईली नेसेसरी आइटम्स, अत्यधिक आवश्यक वस्तुओं का आयात निर्यात तो हमेशा होता रहता है, सही ना? नहीं, जो आयुष्मान भारत योजना है वो सब्सिडी का हिस्सा नहीं है, बैठिए। बस आयुष्मान भारत तो एक क्या है, वो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। क्या वो? हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, बोलो जी यस। जिसमें सरकार आपसे कहती है हेल्थ इंश्योरेंस, उसका काम है, जैसे जो लोग गरीब हैं, बीपीएल है, उनका सरकार हेल्थ इंश्योरेंस दे रही है 5 लाख तक का एक परिवार को, बोलो जी यस। और जो जैसे मैं हूं, तो मैंने प्राइवेट कंपनी से हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है, तो हेल्थ इंश्योरेंस है कि उसमें आप इलाज कराओ और आपकी जेब का पैसा सरकार दे देगी, उसे हम सब्सिडी से नहीं जोड़ेंगे। वो सरकार की स्वास्थ्य क्षेत्र की एक योजना है, सही ना? एनीवन एल्स? गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता, बस गवर्नमेंट एक रेगुलेटर का काम करती है। इनका सवाल था कि सहकारी क्षेत्र में सरकार की भूमिका क्या होती है, तो मैंने कहा गवर्नमेंट की कोई रोल नहीं होता, बस गवर्नमेंट इज अ रेगुलेटर। जैसे आप कहो कि प्राइवेट सेक्टर में सरकार की क्या भूमिका होती है, तो मैं कहूंगा कुछ भी नहीं, गवर्नमेंट इज रेगुलेटर। प्राइवेट कंपनीज को विनियमन तो सरकार करती है, ऐसी कॉर्पोरेट सेक्टर विनियमन करती है, दैट्स इट। चलो चले दोस्तों, थोड़ा सा बस इंट्रो, ओके।
पिछले 14 साल में मैंने ऐसा कभी नहीं बताया, तुम्हारी गलतफहमी है, बैठ जाओ तुम। चलो दोस्तों, तो आगे बात करते हैं दोस्तों इन्फ्लेशन। इनका सवाल क्या था, मतलब छोड़ नहीं बताया ऐसा कभी, तुमने थोड़ा गलतफहमी हो गई, घर पे जाके देखना अच्छी तरह। नाउ दोस्तों, इन्फ्लेशन को सिर्फ इंट्रोड्यूस करेंगे, बहुत गौर से सुनिएगा, इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इससे कई सारे सवाल आते हैं बीपीएससी के एग्जाम्स में, राइट ना। अगर हम बात करें कि मुद्रास्फीति होता क्या है, तो मुद्रास्फीति का मतलब है कि दोस्तों, अगर हम बात करें कि जब सामान्य कीमत स्तर, भाई सामान्य कीमत स्तर अर्थात, ध्यान समझो, एक शब्द आया आपके सामने, प्लीज सारे लोग फोकस, एक शब्द आया सामान्य कीमत। सामान्य बहुत सस्ता शब्द नहीं है दोस्तों, ये बड़ा अलग शब्द है। एक शब्द होता है जिसे हम लोग कहते हैं प्राइस। ऑनलाइन फोकस करना। अगर दोस्तों आपने इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ा इस चैप्टर का, ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, पहले से मैं डिस्क्लेमर दे दूं आपको कि अगर आपने ये इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ा इस चैप्टर का, तो आगे चैप्टर में समस्या आएगी। बोलो समझ गए? इसलिए चैप्टर के इंट्रोडक्शन को अच्छी तरह पढ़ो, समझ में ना आए हाथ ऊपर करो और सवाल पूछो। सवाल पूछना दोस्तों एनी टाइम अलाउड इन माय क्लास। और तो मैंने आपसे ये भी कह रखा है, नहीं कहा तो कह देते हैं कि जरूरी नहीं है जो मैं पढ़ा रहा हूं या जो पढ़ाया उसी से पूछो, आप मुझसे कहीं से भी कुछ भी किसी भी समय पूछो, क्योंकि मुझे तो सब कुछ आता है। अरे बोलो ऐसा, मुझे तो सब कुछ आता है। तुम में से एक की भी हिम्मत नहीं है किसी भी क्लास में कोई भी प्रश्न पूछ लें जो इस खोपड़े को नहीं आता हो। ओपन चैलेंज है दोस्तों तुम्हारे से, कम ऑन यस नॉट। ना तो तुमने ऐसा टीचर अपने जीवन में देखा होगा और ना बुढ़ापे तक कभी देखोगे। जो कहेगा जो पूछना है पूछ लो, थोड़ी चुनौती है, जाओ बेटा, कम ऑन यस नॉट। दोस्तों ये तो अपना काम है ना, सब्जेक्ट है, यही हमारा धंधा है दोस्तों, कम ऑन, सही है कि नहीं? तो इसलिए इंट्रोडक्शन को बहुत ध्यान से सुनो। नहीं तो भाई साहब इतनी बड़ी क्लास है, पता नहीं कल आप क्या आके पूछ डालो और नहीं बता पाए तो खंड बेइज्जती और जानी है। लेकिन तुम लेकर ही नहीं आ पाओगे ऐसी कोई भी चीज, कहीं से भी ले आओ दोस्तों, सब आता है कि नहीं? है अब आता है तो आता है, क्या किया जाए दोस्तों, सही बात है। ऐसे ही मैं चाहता हूँ दोस्तों हमारे विद्यार्थी भी ऐसे ही बन जाए, इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि आपको एग्जामिनर से पूछ ले बेटा तेरी औकात से भी ज्यादा आता है मुझे, कौन ऐसा नहीं भैया। तो ध्यान देखना, देखो 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 कितना एक चंट है। मैंने कहा जो पूछना पूछ लो, एक जना कह रहा है सर अपना यूपीआई पिन बताइए। देख रहे बेटा, अभी तो मेरा यूपीआई पिन जान के कर भी चलेगा यार दोस्तों, तब भी कुछ नहीं कर पाएगा। क्या कर ले, कुछ कर पाएगा क्या? उसके लिए तो इसको मेरा एक्सेस भी, मेरा अकाउंट कार्ड चार्ज पता होना चाहिए इसको। चलो देखो दोस्तों जरा ध्यान सुनना, एक शब्द होता है प्राइस इकोनॉमिक्स में, जैसे हम बोलते हैं कीमत या मूल्य कह लो, कीमत कह लो, लेकिन बहुत स्मार्ट तरीके से मैं यहां प्राइस नहीं लिखा, मैंने लिखा है सामान्य कीमत। दोस्तों कीमत और सामान्य कीमत में अंतर है। क्या अंतर है अगले 30 सेकंड में सीखोगे। जब मैं कहूंगा कीमत तो मेरा मतलब होगा किसी एक वस्तु की कीमत, सीख लो आज। जब भी हम बोलेंगे कीमत, प्राइस, तो इसका मतलब किसी, जैसे मेरे शर्ट का प्राइस, इस कैमरे का प्राइस, इस पंखे का प्राइस, इस कुर्सी का प्राइस, इस बोर्ड का प्राइस, बोलो समझ में आया? लेकिन जब मैं कहता हूं सामान्य कीमत, तो सामान्य कीमत का मतलब है सभी वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतें, सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें, इसे कहते हैं सामान्य कीमत। बोलो समझ में आया? तो दोस्तों पूरे हिंदुस्तान में जब सभी वस्तुओं और सेवाओं की जो औसत कीमत है, एवरीवन क्या, तो जो औसत कीमत है, जब सभी वस्तुओं और सेवाओं की जो औसत कीमत है, औसत कीमत औसत कीमत में लगातार वृद्धि होती है, लगातार वृद्धि होती है। मतलब ध्यान से सुनो, एक ऐसा कंडीशन इमेजिन करो कि जब पूरे देश में सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें लगातार क्या होती है, बढ़ती हैं। एवं जो मुद्रा है, क्या है, इसकी जो क्रय शक्ति है, जो मुद्रा है इसकी क्रय शक्ति, बोले तो व्हाट, थोड़ी देर में सब सिखा दूंगा, सुनते जाओ। मुद्रा की क्रय शक्ति कम होती है, मुद्रा की क्रय शक्ति कम होती है। इस अवस्था को हम कहते हैं मुद्रास्फीति, इसे कहते हैं मुद्रास्फीति। सो ध्यान से समझेंगे, मुझे लग रहा है कि मुद्रास्फीति और इन्फ्लेशन सबको समझ में आ गया। अभी नहीं, अभी मेरा एग्जांपल देखो। पहले मैं 100 रुपए लेकर मार्केट जाता था और 100 रुपए में ये वाला मार्कर खरीद के लाता था। 100 रुपए लेकर मैं मार्केट गया और ये मार्कर खरीद के ले आया, कोई समस्या? अब मुझे बताइए, पूरे हिंदुस्तान में लगातार सभी वस्तुओं और सेवाओं की जो औसत कीमतें हैं वो बढ़ रही हैं, तो मुझे बताओ क्या इस मार्कर की भी कीमत बढ़ेगी कि नहीं? क्या इस मार्कर की भी कीमत बढ़ेगी? ऑनलाइन जवाब दीजिए, क्या इस मार्कर की कीमत भी बढ़ेगी या नहीं? जब पूरे हिंदुस्तान में सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ रही हैं, तो क्या इस मार्कर की कीमत बढ़ेगी या नहीं? बढ़ेगी। तो ये जो मार्कर है वो 100 रुपए से 120, 130, 150, 200, 250, 500, 700, 1000, 1200, 1500, 2500, 3000, 4000, 5000, 7000, 8000, अरे लगातार बढ़ रही ना। क्या दोस्तों पहला स्टेटमेंट सबको समझ में आ गया? लगातार बढ़ती है, समझ में आ गया? और दोस्तों बताइए, पहले मैं 100 रुपए लेकर बाजार जाता था और इस मार्कर को खरीद लाता था। आज मैं 100 रुपए लेकर मार्केट जाऊंगा, क्या इस मार्कर को खरीद पाऊंगा? क्या इस मार्कर को खरीद पाऊंगा? क्या खरीद पाऊंगा? तो दोस्तों बताइए, जो 100 रुपए की बाजार में खरीदने की क्षमता थी, क्रय शक्ति, वो क्या हो गई? मुद्रा की क्रय शक्ति कम होती है। बोलो जय हो। दैट्स कॉल्ड इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। बोलो समझ में आया? तो बिल्कुल ही दो शब्दों में, जब सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाएं, मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाए, इसे कहते हैं इन्फ्लेशन। दैट्स इट। सही है। अब अगर मुझसे कोई पूछे कि गुरुजी ये जो इन्फ्लेशन है, ये जो मुद्रास्फीति है, आखिर अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का कारण क्या होता है? मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था में कब होती है या कैसे होगी? दोस्तों तो मैं कहूंगा, ध्यान से सुनेंगे, एक और नया शब्द मिलेगा आज। एक शब्द है मनी सप्लाई। आने वाली क्लासेस में मैं 200 से ज्यादा बार बोलूंगा, इसलिए आज ही सीख लो। और बाद में मैं इसको बस ऐसे लिखता हूं, एमएस, हिंदी में बोलते हैं मुद्रा आपूर्ति। आज नहीं समझे तो अगली क्लास में दिक्कत होगी, ये भी बता दें। दोस्तों मनी सप्लाई का मतलब, मुद्रा आपूर्ति का मतलब है
कि इस समय देश में कुल कितनी मुद्रा है। बस एक लाइन में मुद्रा आपूर्ति, और इस शब्द का यूज मैं अपनी जबान से कम 200 से ज्यादा बार करूंगा, इसलिए आज ही समझ लो, बार में कभी मीनिंग नहीं बताऊंगा। तो मनी सप्लाई, मुद्रा आपूर्ति का मतलब क्या है, फिर से एक बार, इस समय पूरे देश में कुल कितनी मुद्रा है, दैट इज कॉल्ड मनी सप्लाई। सही है, और सरल भाषा में समझाएं, इस समय आपकी जेब में कितना पैसा है। अरे बताओ नहीं दोस्तों, पता तुम लोग फुकरे आदमी हो, क्या ही बता रहे, तुम्हारे पास तो 100 रुपए भी, हमारे पास तो वो भी नहीं है दोस्तों, हम तो और बड़े फुकरे हैं, राइट। अगर हम बात करें दोस्तों, इस समय आपकी जेब में कितना पैसा है, ये आपकी मनी सप्लाई है। मेरी जेब में कितना पैसा है, ये मेरी मनी सप्लाई है। पूरे हिंदुस्तान में इस समय कितनी मुद्रा है, ये देश की मुद्रा आपूर्ति है। क्या बात समझे। इसी को मैं एक और शब्दों से जानता हूं, और इसी को मैं कहता हूं लिक्विडिटी। एक शब्द यूज करता हूं, क्या, लिक्विडिटी, दैट इज तरलता। इसी को मैं एक और शब्द से जानता हूं, लिक्विडिटी, दैट इज तरलता। ध्यान से देखना सारे लोग बोर्ड की ओर। यदि हमारे देश में मनी सप्लाई ज्यादा हो जाए, सारे लोग बोर्ड की ओर देखो और ज्ञान लो। इमेजिन करो दोस्तों, एक ऐसी सिचुएशन इन द इकोनॉमी जहां पर पूरे देश में खूब पैसा 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 हो जाता है कि जब मनी सप्लाई ज्यादा है। एवरीवन ऑन द बोर्ड प्लीज बात में रख लेना। जब पूरे हिंदुस्तान में मनी सप्लाई ज्यादा है तो लोगों की जेबों में पैसा क्या होगा। जब लोगों की जेबों में पैसा ज्यादा होगा तो लोगों की डिमांड, राइट, तो लोगों की डिमांड। दोस्तों जब पैसा ज्यादा होगा तो मैं कुछ नहीं समझाऊंगा, बस मैं लिखूंगा एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होगी। मैंने पहले आपको एडी पढ़ा दिया था, इंट्रोडक्शन में पढ़ाया था। तो दोस्तों जब पूरे हिंदुस्तान में लोगों की डिमांड बहुत ज्यादा है, लोग खूब डिमांड कर रहे हैं, तो अपने आप बताओ जनरल प्राइसेस, सामान्य कीमत भी क्या होंगे। तो इसका मतलब है कि जब ये होगा तो इसका मतलब जो कीमतें हैं, या सामान्य कीमतें कह लो, या ये होगा तो क्या देश में कीमतों की, तो क्या कीमतें क्या होंगी, ज्यादा। तो मैं पढ़ा रहा था इन्फ्लेशन का कारण। क्या समझ में आ गया कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति कब होती है, जब देश में मनी सप्लाई बढ़ जाती है। क्या बिल्कुल एक लाइन में समझ गए। अगर देश में मुद्रा की आपूर्ति ज्यादा है तो ये रूप ले लेगी किसका, मुद्रास्फीति का। इज इट ऑल राइट मेरे प्यारे साथियों। अब अगर आपको कारण समझ में आ गया तो अब मैं इसका नियंत्रण भी बताऊंगा। क्या ये नियंत्रण बताना पड़ेगा मुझे या नहीं दोस्तों, इसका नियंत्रण, आखिर इसका नियंत्रण। तो मेरे प्यारे साथियों बोर्ड की ओर देखना, भारत में मुद्रास्फीति का जो नियंत्रण है, एवरीवन ऑन द बोर्ड प्लीज। मुद्रास्फीति की मीनिंग समझ गए, कारण समझ गए, अब हम पढ़ेंगे निवारण। क्या पढ़ेंगे। तो हमारे हिंदुस्तान में मुद्रास्फीति के नियंत्रण का काम दो तरफा है। एक तो करता है कौन, आरबीआई, और दूसरा करता है कौन, सरकार। एवरीवन, मुद्रास्फीति का नियंत्रण भारत में कौन, एक साइड कौन करता है और एक साइड सरकार। दोस्तों जो आरबीआई नियंत्रण करता है इसे बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा। भारत में मुद्रास्फीति का नियंत्रण आरबीआई किसके द्वारा करता है, मॉनेटरी पॉलिसी, बोले तो मौद्रिक नीति। एवरीवन किसके द्वारा, मौद्रिक नीति। तो आरबीआई के पास इन्फ्लेशन को कंट्रोल, आरबीआई के पास मुद्रास्फीति के नियंत्रण का क्या तरीका है, मॉनेटरी पॉलिसी। क्या होती है वो हम 2 दिन बाद, 1 दिन बाद देखेंगे, या कल या परसों देखेंगे। दोस्तों सरकार के पास मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए भी एक पॉलिसी है, और इसे बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। एवरीवन क्या बोलते हैं, फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति, राजकोषीय नीति। आप ध्यान से समझेंगे। तो हमारे हिंदुस्तान में पॉइंट नंबर 1, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए एक साइड आरबीआई काम करती है और एक साइड सरकार। पॉइंट नंबर 2, आरबीआई के पास मौद्रिक नीति है और सरकार के पास राजकोषीय नीति है। इज इट सॉर्टेड। अब दोस्तों अपने आप बताइए, कॉमन सेंस है कि जब देश में मनी सप्लाई ज्यादा हो रही थी, इसकी वजह से इन्फ्लेशन हो रहा था, और इन्फ्लेशन को जब कंट्रोल करना होगा इन नीतियों के माध्यम से, तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग इन दोनों पॉलिसी के माध्यम से क्या करेंगे दोस्तों, ये लोग इन दोनों पॉलिसी के माध्यम से मनी सप्लाई को क्या करेंगे, कम। एवरीवन ऑन द बोर्ड, मनी सप्लाई को क्या करेंगे, जब आपकी जेब में पैसा होगा कम तो आपकी डिमांड होगी, प्राइस होंगे कम। तो इसका मतलब है कि मनी सप्लाई को कम करके इन्फ्लेशन को क्या किया जाता है, नियंत्रित। बोलो क्लियर। एंड वन मोर लास्ट टर्म, नॉट द लास्ट टर्म, मतलब इस टॉपिक का लास्ट टर्म वो ये कि जब आरबीआई और सरकार, ध्यान से सुन लेना, नहीं सुना तो कभी समझ में नहीं आएगा, जब आरबीआई और सरकार अपनी अपनी नीतियों के माध्यम से अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई को कम करते हैं और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करते हैं, इसे इकोनॉमिक्स की भाषा में मैं कहता हूं डिसइन्फ्लेशन। दिस इज कॉल्ड विस्फीति। disinflation, विस्फीति। So this is called विस्फीति, disinflation, विस्फीति, disinflation, विस्फीति। तो एक और नया शब्द मिल गया, disinflation। यहां लिखा इन्फ्लेशन। मतलब सिंपल सी बात, अगर मुझे एक लाइन में एक बिल्कुल सामान्य व्यक्ति को बताना हो कि इन्फ्लेशन क्या है, तो मैं कहूंगा जब पूरे देश में, बस 2 बातें बोलो आप, पूरे देश में सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें, मुद्रा की क्रय शक्ति, इसे कहते हैं इन्फ्लेशन। क्लियर है। दूसरी बात, इन्फ्लेशन कब होता है, देश में मनी सप्लाई। नंबर 3, इन्फ्लेशन को नियंत्रित कौन कौन करता है, आरबीआई किसके द्वारा, सरकार किसके द्वारा, कैसे, मनी सप्लाई को कम करके, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डिसइन्फ्लेशन। बोलो जय हो, बोलो समझ में आ गया। दोस्तों इस पूरे के पूरे डिस्कशन को आप पलट दो, इस पूरे के पूरे डिस्कशन को पलट दो, तो एक शब्द बनता है दैट इज डिफ्लेशन, दैट इज डिफ्लेशन। इसको बोलते हैं अपस्फीति। अब स्फीति, या हो सकता है पेपर में मिले अपस्फीति, चाहे आपको वहां मिले या पा, एक ही है, चाहे अब या अप। बोलो क्लियर। इसको पूरा पलट दो, सारे लोग बोर्ड की ओर देखते जाना, सारे लोग बोर्ड की ओर देखते जाना प्लीज। अगर हम बात करें सबसे पहले इसकी मीनिंग, तो मैं 2 शब्द लिखूंगा, 2 लाइन लिखूंगा बस। सामान्य कीमत स्तर क्या हो, जोर से बोलो, सामान्य कीमत स्तर क्या हो, लगातार कम बोलो, लगातार। जब सामान्य कीमत स्तर लगातार क्या हो, और बताइए जब मुद्रा की क्रय शक्ति, मुद्रा की क्रय शक्ति, तो जब मुद्रा की क्रय शक्ति क्या हो, बढ़ जाए। आइए मैं एग्जांपल के द्वारा समझाता हूं। पहले मैं 100 रुपए लेकर बाजार जाता था, अरे घर पे जाके लिख लेना, यहाँ समझ लो यार, ये सब मिलेगा तुम्हें। दिमाग एक बार में तो काम करता नहीं, तुम 2 जगह लगा रहे क्लास में, और मन पता नहीं कहां भटक रहा होगा, किस किस की याद में। बोलो जी यस, नहीं भटक रहा, हमारा तो आज भी भटकता है दोस्तों। अगर हम बात करें तो व्हाट इज मीनिंग, तो दोस्तों डिफ्लेशन क्या, पता नहीं तुम क्या ही बोल दी, चलो मैं बोलना नहीं चाहता दोस्तों, है हाँ चलो बाद में बताएं, भावना को थोड़ा कंट्रोल रखो। सो व्हाट इज डिफ्लेशन, बिल्कुल सिंपल, इन्फ्लेशन का उल्टा। तो बताओ, जब एक एग्जांपल लो, पहले मैं 100 रुपए में ये मार्कर लाता था, अभी पूरे हिंदुस्तान में सभी वस्तुओं सेवाओं की कीमतें कम हो गई, मार्कर की भी कम हो जाएगी। दोस्तों 100 रुपए का मार्कर 90, 70, 50, 40, 20, 10 रुपए मिलने लगा। बोलो यस, पहला स्टेटमेंट क्लियर, सामान्य कीमत स्तर कम। अरे भैया जो चीज 100 रुपए की मिलती थी वो चीज 10 रुपए की मिल रही है, तो मुद्रा की क्रय शक्ति क्या हुई, बढ़ गई। इसे बोलते हैं डिफ्लेशन। बस खत्म कर रहे हैं सिकंदर भाई, इसको डिफ्लेशन कह रहे हैं, टाइम हो गया है तो अपने को लिख रहा है। दोस्तों डिफ्लेशन क्या समझिए ना, यहां देख ले मड़ी ना, यहां देखो। अब अगर मुझे बताना हो कि इसका कारण क्या होता है दोस्तों, कारण बताइए, तो इसका कारण क्या, जल्दी सारे लोग हैं,
अरे ठीक है भाई, मैं जा रहा है, देख कह रहा चलने दीजिए, हो गया बस बेटा। दोस्तों ये तो कारण क्या जल्दी बताइए, मनी सप्लाई कम हो, सीख गए। अपने आप बताइए देश में, जब अपने आप सारे लोग बताइए पूरे देश में मनी सप्लाई कम होगी, इसका मतलब लोगों की जेबों में पैसा क्या होगा, कम, लोगों की डिमांड क्या होगी, कम, और प्राइसेस क्या होंगे, कम, उसी को बोलते हैं डिफ्लेशन। सही है। एंड मेरे प्यारे साथियों, इसका नियंत्रण कौन कौन करेगा, जल्दी बोलो। आरबीआई, और आरबीआई कौन सी पॉलिसी के नीचे, और सरकार कौन सी पॉलिसी के नीचे, और कैसे करेगी, मनी सप्लाई को बढ़ाकर, बोलो समझ गए। जब आरबीआई सरकार अपनी नीतियों के माध्यम से देश में मुद्रा आपूर्ति को बढ़ाती है तो लोगों की जेबों में पैसा क्या होगा, ज्यादा, लोगों की डिमांड क्या होगी, ज्यादा, और प्राइसेस क्या होंगे, ज्यादा। मेरे प्यारे साथियों, जब आरबीआई सरकार मिलकर मनी सप्लाई को कम कर रही थी और इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर रही थी, डिसइन्फ्लेशन बोला था। जब आरबीआई सरकार मिलकर मनी सप्लाई को कम कर रही थी, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर रही थी, डिसइन्फ्लेशन बोला था। तो आप लोग इंतजार कर रहे हो कि सर यहाँ भी कुछ होता होगा क्या। जब आरबीआई सरकार मिलकर पूरे हिंदुस्तान में मनी सप्लाई को कम करे और इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करे, इस प्रक्रिया इज कॉल्ड रिफ्लेशन। रिफ्लेशन, पुनः स्फीति, एवरीवन, पुनः स्फीति, पुनः स्फीति, या इसी को बोलते हैं प्रत्यवस्फीति। प्रत्यवस्फीति, एवरीवन क्या बोलते हैं, प्रत्यवस्फीति। बहुत क्लियर है। तो आपने 4 शब्द सीख लिए, इन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, रिफ्लेशन। बोलो सीखे क्या क्या, मुद्रास्फीति, विस्फीति, अविस्फीति, पुनः स्फीति। आज के इतना काफी, मिलेंगे अगली क्लास में। वंडरफुल टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद। थैंक यू दोस्तों, कुछ आनंद आया, धन्यवाद। चलिए, क्या इसके बाद क्लास है, कोई क्लास नहीं है, अब आप अपने घर की ओर प्रस्थान कर सकते हैं दोस्तों। चलिए, कितना खुश हो गए, देखो, चलिए 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 चलिए, मिलते हैं, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।